सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस ना कि सिर्फ आपके रिटर्न एग्जाम के लिए, रिटर्न में तो इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, प्लस आपके एसएसबी के लिए। ठीक है, अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हो रिटर्न के बाद, तो एसएसबी के लिए ये तो पक्का एक ऐसा सवाल है कि आपको इंटरव्यूअर पूछेगा पूछेगा और आपके इससे राय भी पूछेंगे कि आपको क्या लगता है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो एक डिफेंस एनालिस्ट तो यही तो करता है कि हम लोग जो है सिचुएशन को समझे और हमारी कुछ राय हो, तभी तो आप ऑफिसर कहलाओगे। सो वो राय बनाने के लिए हमें पूरा का पूरा हिस्ट्री जानना पड़ता है, एनीथिंग ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, खासकर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यू हैव टू गेट इनटू द हिस्ट्री ऑफ इट। विदाउट नोइंग द हिस्ट्री यू कैनॉट कीप एनी स्टेटमेंट ऑन दैट। आप जो है अपना खुद का ओपिनियन नहीं बना पाओगे जब तक आपको इसकी हिस्ट्री नहीं पता चलेगी। तो आज हम लोग बेसिकली पूरी इजराइल एंड पैलेस्टाइन की इशू की हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ वो है, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर पैलेस्टाइन। ठीक है, ये इजराइल का फ्लैग है, ये जो साइड है, ठीक है, ब्लू वाला, दिस इज इजराइल फ्लैग, और ये पैलेस्टाइन का फ्लैग है। ठीक है, एरिया देख लेते हैं मैप पे। अगर हम लोग देखें तो दिस एरिया इज पैलेस्टाइन। ठीक है, दिस एरिया इज इजराइल और पैलेस्टाइन। ठीक है, अब मैं इजराइल और पैलेस्टाइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये पहले पैलेस्टाइन हुआ करता था। आज पैलेस्टाइन कुछ नहीं है, देयर इज नो पैलेस्टाइन। जो पैलेस्टाइन हुआ करता था वो आज की डेट में इजराइल है। इसका मतलब पहले इजराइल नहीं होता था, आज इजराइल है। पहले पैलेस्टाइन होता था, आज पैलेस्टाइन नहीं है। तो ये कैसे हुआ वही तो पढ़ना है। ठीक है, तो कहाँ है ये जगह, दिस इज द पार्ट। ठीक है, अब इसके सराउंडिंग में कौन है, जॉर्डन है। ठीक है, हम बोल सकते हैं इसको ऑन द वेस्टर्न साइड। ठीक है, वेस्टर्न साइड में जॉर्डन है, सदर्न साइड में इजिप्ट है। ये इजिप्ट तो इधर दिख रहा है आपको, बट इजिप्ट का ये पार्ट जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना छोटा सा, इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। सिनाई, SINAI। ठीक है, दिस सिनाई पेनिनसुला, दिस आल्सो बिलोंग्स टू इजिप्ट। ठीक है, तो ये इजिप्ट है साउथ में, वेस्ट में जॉर्डन है, ऊपर जो है सीरिया है, और सीरिया के जस्ट साइड में बहुत छोटा सा एक कंट्री है, लेबनान। ठीक है, यहाँ पे लेबनान है। तो दिस आर द कंट्रीज सराउंडिंग इजराइल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दो समुंदरों के बीच में है, एक नीचे रेड सी और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी। ये इधर पड़ता है इजराइल, है ना। ये दो समुंदर के बीच में है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। अब मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में एक बहुत ही फेमस कैनाल है, जो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड कैनाल है, जो कि कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में था। नाम क्या है उसका, सुएज कैनाल। वेरी गुड, यस। ये जो सुएज कैनाल है ये भी हमारे कहानी का पार्ट होगा। ठीक है, एक स्विस क्राइसिस हुई थी 1957 1956 में। तो 1956 के स्विस के केस में हम लोग पूरी स्विस कैनाल की भी हिस्ट्री ज्योग्राफी जान लेंगे। ठीक है, अब और क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी करंट अफेयर्स में कुछ होता है ना, तो यूपीएससी क्या करता है, उसके ऊपर डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता, इनडायरेक्ट सवाल पूछता है। तो आजकल ये पूरा एरिया जो है न्यूज में है, तो इसीलिए क्या क्या पूछ सकता है ज्योग्राफी में, अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो ज्योग्राफी में पूछ लेगा कि ये जो रेड सी है और ये जो इंडियन ओशन है या अरेबियन सी है, इसको कनेक्ट करने के लिए ये जो लैंड के बीच में यहाँ पे जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेट। इंडिया वाले बताओ जल्दी, तुमको पढ़ाया गया ये। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेट ओवर देयर, नहीं गलत, हुरमुज इधर है, हुरमुज इधर है। यहाँ का पूछा मैंने, यहाँ पे जो स्ट्रेट है इस जगह पे, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हुरमुज। यहाँ पे जो है उसको बोलते हैं बबल मंदेब। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बबल मंदेब दैट कनेक्ट्स इंडियन ओशन एंड रेड सी बिटवीन यमन एंड जिबूती। ठीक है, अब स्ट्रेट क्या होता है, कुछ लोगों के दिमाग में होगा स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है दो वाटर बॉडीज, जैसे यहाँ पे है रेड सी, यहाँ पे है इंडियन ओशन। दो वाटर बॉडीज, जब दो इंपॉर्टेंट लैंड मास के बीच में एक पतली गली से निकलता हो, टू वाटर बॉडीज बीइंग कनेक्टेड बाय स्मॉल स्ट्रिप ऑफ वाटर बिटवीन टू मेजर लैंड मास।
ठीक है, तो यहाँ पे यमन है और यहाँ पे जिबूटी है। ठीक है, तो 2 लैंड मास के बीच में, इसको कहते हैं स्ट्रेट। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे पर्शियन गल्फ, यहाँ पे जो समुंदर है, और अरेबियन सी, उसके बीच में ये एक पतली गली है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखें, ये इंडिया, ये श्रीलंका, यहाँ पे बीच में पतली गली है, दिस इज कॉल्ड एज पार्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रेट सॉरी। ठीक है, पार्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार के वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। एरिया हमने देख लिया कि यहाँ पे हमारा इसराइल ले करता है, इज द एरिया वेयर इसराइल लाइज। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री देखनी है। ये है डिटेल्ड मैप ऑफ इसराइल। ठीक है, कैपिटल क्या है, जेरूसलम है, डिस्प्यूटेड कैपिटल है ये। वाई डिस्प्यूटेड, विल गेट टू नो इन द स्टोरी। ठीक है, इसमें ईस्ट और वेस्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, वेस्ट वाला जेरूसलम जो है वो इसका इसराइल का है, ईस्ट वाला जो जेरूसलम है वो जॉर्डन क्लेम करता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम, विल सी इन द स्टोरी व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ओवर देयर। ठीक है, नाउ सर्टेन फैक्ट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इन द बैकग्राउंड कि इजराइल वाज नो कंट्री बिफोर 14th ऑफ मे 1948। 1948 से पहले, 14th मई 1948 से पहले इजराइल कोई कंट्री नहीं हुआ करता था। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ओरिजिनली पैलेस्टाइन था। ठीक है, अब पैलेस्टाइन में कौन से लोग होते थे, मुस्लिम्स, हु वर देयर, मुस्लिम्स वर देयर। ठीक है ना, और ये अरब्स थे एक तरीके से। मुस्लिम में तो क्या है, टर्की वाले भी मुस्लिम है, तो ये जो मुस्लिम थे ये कौन थे, अरब्स थे। ठीक है, दे वेर अरेबियन पीपल। ठीक है, पैलेस्टाइन वाले। तो इजराइल वाज नो कंट्री, बट लेटर ऑन इट बिकेम ए कंट्री विच इज हैविंग अ मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ जू। यहाँ पे जूस रहते हैं। ठीक है, जिनकी खुद की कोई कंट्री नहीं थी, 1948 से पहले जूस की कोई कंट्री नहीं थी। तो ये कहाँ रहते थे, उससे पहले ये लोग यूरोप में थे, यूरोप के अलग अलग कंट्री में स्प्रेड थे। ठीक है, आपको बहुत फेमस वो तो पता ही होगा कि ये जो हमारे हिटलर भाई साहब थे जर्मनी के, उन्होंने जूस के ऊपर बहुत अत्याचार किया था, है ना। यस, तो जर्मनी का तो केस आपको पता ही है, बट दे वर स्प्रेड इन ऑल ऑफ द यूरोप। ठीक है, वो पूरे यूरोप में थे। ठीक है ना, तो क्या है कि जूस जो है वहां से किस तरीके से इजराइल आए, उसकी भी कहानी इसी में पता चलेगी। ठीक है, तो बैकग्राउंड ऐसी है कि अगर हम लोग बहुत पुराने ज़माने में जाए, ठीक है, 1800 या उससे भी पहले जाए, ठीक है, 1800 में, तो उस टाइम पे एक एम्पायर हुआ करता था, ओटोमन एम्पायर। बचपन में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। ओटोमन एम्पायर जो है ये टर्की का है, दे वर द टर्क्स। पूरे दुनिया में इनका दबदबा चलता था। इनफैक्ट हमने जब हमारा दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत में भी कौन थे, टर्क्स थे। तो एक समय ऐसा था, टर्क्स जो है अपने आप को पूरे दुनिया का मालिक मानते थे। ठीक है, पूरे बाप की जहागिर थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में मिडिल मैन बनने का काम किया। दे बिकेम द मिडिल मैन। तो कोई भी ट्रेड इंडिया से होता था यूरोप में, तो इनके थ्रू जाता था। इन्होंने ऐसा लॉ पास कर दिया था कि कोई भी डायरेक्ट ऐसे घूमकर ट्रेड नहीं कर सकता इंडिया के साथ। ठीक है ना, पुराने जमाने में तो सी रूट वगैरह निकले थे, बट लेटर ऑन व्हाट दे सेड, ऑल द ट्रेड विद द ईस्ट, दैट इज इंडिया एंड ऑल दिस कंट्रीज, हैज टू गो थ्रू देम। इसलिए क्या है कि ये फ्रांस इधर जो है, ये है फ्रांस, और ये है ब्रिटेन। तो फ्रांस और ब्रिटेन को बड़ा गुस्सा आया, बोला कि अब तो इसको हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। तो ओटोमन एम्पायर के साथ जो है जंग छिड़ गई। ठीक है, एक तरफ ब्रिटिश फ्रांस थे, दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, कट्टर दुश्मनी है दोनों की। बट इसके लिए यही है इंटरनेशनल रिलेशन, यही है। कौन किसका दोस्त कौन किसका दुश्मन कह नहीं सकते। आज जो जिसका दोस्त है कल उसका दुश्मन बन जाएगा, ऐसा ही चलता है। ठीक है, यारी दोस्ती देशों के बीच में ऐसी ही होती है। तो ये केस में ओटोमन एम्पायर से लड़ने के लिए इटली, ये क्या बोलते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस एक हो गए, और उन्होंने मिलकर ओटोमन एम्पायर को खुदेड़ना चालू किया। ठीक है ना, पहले तो इनको अफ्रीका से हटाया, और अफ्रीका को ये और बड़े रीजन में था। ये तो 1862 का मैप है। 1862 से पहले ये और जगह पे फैला हुआ था। मोरक्को वोरक्को इधर आता है। ठीक है, ये सारे जो है ये अफ्रीकन कंट्रीज, अब भी जाओगे वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ही है। तो ये सब टर्किश थे। तो क्या हुआ कि इनको धीरे धीरे खुदेड़ते हुए इन लोगों ने, ब्रिटिश ने और फ्रांस ने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाई। इसलिए आपको दिखेगा एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है इनके बीच में, ऐसा लग रहा है केक जैसा काटा हुआ है, इसको चाकू से काटा हुआ है।
ये कंट्रीज का बॉर्डर आप देखोगे, दे आर स्ट्रेट बॉर्डर्स, ऐसे 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 बॉर्डर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंसानों ने बांटा है इसको, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बांटा है। ठीक है, तो यहाँ से इनको भी हटा दिया, ये एरिया में जो अफ्रीकन कंट्रीज है यहाँ से भी हटा दिया। ठीक है, और ये भी ब्रिटिश और फ्रांस ने एक्वायर कर लिया। अब 1913 तक वो इतने एरिया में फैल गए। ठीक है, अब इतने एरिया में से ओरिजिनली टर्किश का तो ये यहाँ पे जो इतना पार्ट है ना, ये टर्की है। आज के डेट में भी ये टर्की है, ये एग्जिस्ट करता है आज भी। दिस इज टर्की। 1920 में आपको जो दिख रहा है ये छोटा सा ग्रीन पैच, दिस इज टर्की। आज भी टर्की उतना ही है। ठीक है, तो इतने एरिया के सिवाय उनके पास और कितना एक्स्ट्रा है? इतना एरिया एक्स्ट्रा है। अब ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये किसका एरिया है? हु आर देयर इन दिस एरिया? ये सब अरब्स है। ठीक है ना, ये सब कौन है? अरब्स है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले क्या किया, ब्रिटेन ने दिमाग लगाया कि अगर हमें इस एरिया को कैप्चर करना है तो हमें जो है आस पड़ोस में जो कंट्रीज है इनसे मदद लेनी पड़ेगी। तो ये जो ग्रीन पैच है इसके साइड में जो ये कंट्री है कौन सी है? सऊदी अरेबिया। ठीक है ना, तो सबसे पहले ब्रिटेन ने क्या किया, 1915 में सऊदी अरेबिया को अप्रोच किया। सऊदी अरेबिया को बोला कि देखो भाई हमें हेल्प करो, ओटोमन एम्पायर को हम लोग यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे, ये पूरा जो रीजन वो तुम्हारा, हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम लोग जो यहाँ पे अपने देश में खुश है। हम तो क्या है कि सिर्फ इतना चाहते हैं ओटोमन एम्पायर बिखर जाए। ठीक है, और ये क्या है, टर्की लोग है ना, टर्की लोग जो है इतने में सिमट जाए और ये जो जगह है ये तुम्हारा। ठीक है ना, तो शेख जो है वो खुश हो गए बड़े, सऊदी अरेबिया के शेख। ठीक है, तो बोले हाँ बिल्कुल तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है ना, तो क्या हुआ, 1915 में ब्रिटेन ने ये जगह किसको प्रॉमिस की? सऊदी अरेबिया को प्रॉमिस की। ठीक है ना, अब क्या हुआ, 1916 आते आते फ्रेंच आर्मी ने बोला कि बहुत हो गया, हमने यहाँ पे भी बहुत सारी एरियाज कैप्चर कर लिए, यहाँ पे भी हमारा तो अच्छा खासा जगह है और हम लड़ना वड़ना नहीं चाहते, वी डोंट वांट टू फाइट। ठीक है, तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने बोला अरे अभी थोड़ा सा ही तो बचा है, इतने एरिया को भी अपन इनसे ले लेते, छीन लेते। ठीक है, ओटोमन एम्पायर को हरा देते, उनको एकदम रिड्यूस कर देते इतने एरिया में। ठीक है ना, उसके बाद ये जो एरिया होगा इस एरिया को फिर से बांट लेंगे हम दोनों। ठीक है, और बांटने के बाद नीचे का एरिया मेरा और ऊपर का एरिया तुम्हारा। तो ये एरिया किसको किसको प्रॉमिस किया? फ्रांस को। कब? 1916 में। 15 में कर चुके किसको? शेख भाई साहब को, सऊदी अरेबिया में। 16 में किसको प्रॉमिस किया? फ्रांस को। ठीक है, अब उनको अपनी टीम और मजबूत करनी थी। ये ऐसा पीरियड था 1900s का, 1910 से लेकर 20 के बीच में, कि यूरोप में जो भी जूस थे, ठीक है, देखो क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या है कि अपने खुद के लोगों को बचाएंगे या बाहर वालों को बचाएंगे? तो जूस को अब कोई भी रखना नहीं चाहता था अपने पास। नो कंट्री, वो तो क्या है कि खुला खुला हमें जर्मन का केस दिखा कि वहां पे तो उनको एकदम मार ही दिया गया जिनोसाइड वगैरह करके। बट हर एक यूरोपियन कंट्री में उनके साथ अत्याचार ही हो रहा था। ठीक है ना, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है जूस की, बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा दिमाग है इनके पास। दिमाग में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता आज भी। ठीक है ना, इनके पास क्या है, रिसोर्सेज नहीं थे। अगर रिसोर्सेज होते ना तो उस टाइम पे भी जूस सबसे ज्यादा दिमागदार लोग थे। ठीक है ना, और उनके पास दिमाग था, उनके पास ऐसे लोग थे कि उस दिमाग को लगा के अच्छी टेक्नोलॉजी बनाएंगे। और वो लोग वॉरफेयर के भी, मतलब वो जो बुद्धि देते ना जो लोग, ठीक है, मतलब वॉर में किस तरीके से इनको लड़ना चाहिए, कैसे रणनीति बनानी चाहिए, ये जूस का बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ब्रिटिश ने जो है जूस के इसको भी यूज करने की सोच ली। तो उन्होंने क्या किया, 1917 में, इन द ईयर 1917, ब्रिटिश ने जूस को कहा देखो भाई तुम्हारा कोई देश भी नहीं है, तुम यूरोप में पड़े हुए हो, हर किसी से लात खा रहे हो, सबसे मार खा रहे हो, तो एक काम करो, ओटोमन एम्पायर को हराने में हमारा साथ दो। हम तुमको जो है ये वाला जो एम्पायर है, ये वाली एरिया तुम्हारे नाम कर देंगे, तो जूस के लिए कंट्री बन जाएगी। तो जूस खुश हो गए कि अरे वाह हमें देश मिल जाएगा। और ये जो डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को कहते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन, क्योंकि ये सर बेल्फोर ने डिक्लेयर किया था दैट द पैलेस्टाइन विल बी फॉर द जूस। इसका मतलब समझ में आ रहा है, 3 लोगों को प्रॉमिस किया है उन्होंने कि हम तुमको वो एरिया देंगे। पहला प्रॉमिस किया सऊदी अरेबिया को 1915 में, सेकंड प्रॉमिस किया फ्रांस को 1916 में, और थर्ड प्रॉमिस किया जूस को 1917 में। ठीक है ना, और ये पीरियड जो है, अगर आप मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे तो इस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट हुई थी।
याद आ रहा है कुछ? खिलाफत मूवमेंट बचपन में भी पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड में, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है? और उस टाइम पे गांधी जी का चल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों आपस में इकट्ठा हो गए थे। फिर दोनों ही ब्रिटिश के खिलाफ थे। खिलाफत मूवमेंट क्यों चल रहा था? याद आ रहा है कुछ? खिलाफत मूवमेंट ये लोग किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे? इंडियन मुस्लिम्स। दे वर प्रोटेस्टिंग कि खलीफा जो है, हमारे जो खलीफा है, जो मुस्लिम के लीडर होते हैं, खलीफा जो थे वो टर्किश थे। ठीक है? तो ओटोमन एम्पायर को जब हराया जा रहा था, जब वो हार की कगार पे थे, ठीक है? तो खलीफा को जो है, खलीफा को एक तरीके से पूरे तरह से उनको डिसइंटीग्रेट कर दिया था। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट वाज़ अगेंस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बिकॉज़ दे वर रिमूविंग, ये जो खलीफा था इसके सारे पावर को हटा रहे थे। ठीक है? दे वर रिमूविंग दिस खलीफा फ्रॉम हिज़ ग्रैंड सीट। उसके ग्रैंड सीट से उसको उतारा जा रहा था, इसलिए खिलाफत मूवमेंट हुआ था। ठीक है? तो ये कब हुआ था इंडिया में? 1915 में ही हुआ था। ठीक है? मतलब आप समझ रहे हो कि ब्रिटिश जो है उस टाइम पे इतना ज़्यादा बढ़-चढ़ के ओटोमन एम्पायर को ख़त्म करना चाह रहा था कि हर एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे उसका इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा था। इंडिया में खिलाफत मूवमेंट हुआ था। ठीक है ना? तो ये है ओटोमन एम्पायर का फ्लैग। ठीक है? तो ये जो वॉर है ओटोमन एम्पायर के खिलाफ, ये चलती रही। फाइनली जो है ब्रिटिश जीत गए क्योंकि इतना सपोर्ट मिल चुका है उसको। उसको जूस का सपोर्ट है, उसको फ्रांस का सपोर्ट है, उसको सऊदी अरेबिया का सपोर्ट है। ठीक है? सो 1920 आते-आते क्या हुआ कि जो ओटोमन एम्पायर है वो एकदम रिड्यूस हो गया इतने पार्ट में। ठीक है? और वो आज का मॉडर्न डे टर्की है। ठीक है? तो 1920 आते-आते वॉर जो है हम बोल सकते हैं एक तरीके से ब्रिटेन जीत गया। अब वॉर जीतने के बाद क्या होगा? जिनको जो-जो प्रॉमिस किया सब माँगेंगे ना, तो सऊदी अरेबिया गया कि भई लाओ-लाओ हमारा जगह लाओ। फ्रांस बोला अरे क्या, तू कहाँ से आ गया? ये जगह तो हमारी है। फिर जूस बोले ए भाई साहब क्या, हमारी जगह है ये तो। तो सब आ गए यहाँ पे इंग्लैंड के पास। अब इंग्लैंड ने क्या किया? जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक चला था। 1918 के बाद, ठीक है, सारे कंट्रीज़ इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि ऐसे वॉर नहीं होना चाहिए। दुनिया में बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो इसीलिए जो है हमें वॉर को रोकना चाहिए। इसलिए एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन कहा बना था, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन, याद होगा आपको। लीग ऑफ नेशन 1920 में ही बना था, ठीक है? इट वाज़ फॉर्म्ड इन द ईयर 1920, 2 साल लग गए, ये सब डिस्कस करते-करते कि क्या करे, क्या ना करे, तो एक लीग ऑफ नेशन बन गया। अब जब सारे कंट्रीज़, ठीक है, ये जूस आ गए, ये फ्रेंच आ गए, ये सऊदी अरेबिया आ गए इंग्लैंड के पास कि हमें दे दो, तुमने प्रॉमिस किया था। इंग्लैंड ने बोला अब हम क्या करें? अब ये लीग ऑफ नेशन बन गया, एक इंटरनेशनल बॉडी है और ये जो है अभी एक इंटरनेशनल मामला हो चुका है, ठीक है? इसलिए हम इसमें फैसला नहीं कर सकते। इंग्लैंड ने उठा के ये दे दिया लीग ऑफ नेशन को, ठीक है? तो क्या हुआ? अब जो है ये तीनों उधर चले गए, लीग ऑफ नेशन के पास चले गए। नहीं, नहीं इंग्लैंड ने हमें प्रॉमिस किया था, हमें चाहिए। तो लीग ऑफ नेशन जो है सर खुजाने लग गया, अब क्या करें हम? फालतू में हमारे सर मार दिया सीधे। ठीक है, अभी-अभी तो हम बने हैं, साँस तो लेने दें ज़रा, ठीक है? तो लीग ऑफ नेशन जो है, लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पाया, 2 साल तक वो केस उधर ही पड़ा रहा। फिर क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन ने बोला, ये जिसका था, हम उसी को सौंप दे रहे हैं, इंग्लैंड को दे दिया। तो अगेन इट केम बैक टू इंग्लैंड आफ्टर 2 इयर्स इन 1922। अब वापस ये सारे आ गए इंग्लैंड के पास, ये बहुत हो रहा है, जल्दी दे दे। तो इंग्लैंड ने बोला, नहीं दूँगा। इंग्लैंड ने बोला कि अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ के पूरे पॉपुलेशन को एडुकेट करेंगे। ठीक है? सारे गँवार लोग हैं इधर, सब भरे पड़े हैं एकदम गँवार लोग। पहले तो हम लोग इनको एजुकेट करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इनको अगर हम लोग कंट्री सौंप देंगे तो चला नहीं पाएँगे और हम लोग ऐसा होना नहीं चाहते, ठीक है? कि ये किसी को हम सौंपे और वो कंट्री ना चला पाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन देंगे। कैसा एजुकेशन दिया? इन्होंने सबको अपने-अपने तरीके से एजुकेट किया, ठीक है? जो मुस्लिम्स थे, उनको जो है ये फ्रेंच के खिलाफ भड़काया, ये जूस को इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ भड़काया, इस तरीके से आपको पता ही है, डिवाइड एंड रूल जो होता है। ठीक है? तो इन्होंने जो है 1922 से ये प्रोसेस स्टार्ट किया कि सबको जो है इन्होंने एजुकेट किया। बारी मतलब कैसे किया आपको पता ही है, ठीक है? और उन्होंने कहा कि हमें एजुकेशन देने के बाद लगेगा जो कि क कैपेबल है इस एरिया को लीड करने के, हम उसको सौंप देंगे। तो ठीक है, कुछ समय तक जो है ये लोग एजुकेट होते रहे, ठीक है? ज्ञान बढ़ रहा है हमारा। बट कब तक? 14 साल बीत गए। अभी आ गया 1936। 1936 तक अभी क्या है कि ये जो जूस है, जूस को प्रॉमिस किया है ना यहाँ पे आने के लिए, तो क्या है कि धीरे-धीरे इस पैलेस्टाइन एरिया में जूस का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, ठीक है? क्योंकि ये ऐसा भी पीरियड है ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी इसी टाइम पे ऑलमोस्ट चल रहा था, ठीक है? सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी ऐसे ही कुछ पीरियड है।
1939 है वैसे, 38-39 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1938 में उसकी थोड़ी बहुत शुरुआत हुई थी। एक्चुअली इट स्टार्टेड इन 1939 एंड वेंट अप टू 1945। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम स्केल ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू से पहले ही तो ये जूस को मारने लग गए थे ना जर्मन वाले, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू आते आते तो एकदम हालत खराब कर दी थी, बट मारने तो पहले ही लगे थे। तो ये जूस जो है ये पैलेस्टाइन में आने लग गए, ठीक है। दे स्टार्टेड इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू पैलेस्टाइन बाय द ईयर 1936। तो अब जो है यहाँ के जो अरब्स थे, अभी अरब से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने आकर ये जूस को मारना स्टार्ट कर दिया। इनके ऊपर जो है बॉम्ब गिराए जा रहे थे, तो जूस जो है मर रही थी यहाँ पे। तो एज द जूस वर गेटिंग किल्ड, ये जूस ने ब्रिटिश को बुलाया, "ये क्या हो रहा है, तुमने तो हमें बोला था इधर आने के लिए, यहाँ पे मारने के लिए बुलाया क्या?" तो ब्रिटिश जो है उन्होंने बोला, "नहीं नहीं, हम तो इसकी कड़ी निंदा करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए।" तो उनको पता है ये क्यों हो रहा है, बट फिर भी उनको तो हीरो बनना है, तो उन्होंने बोला हम इसकी जांच करेंगे, ठीक है ना। इस जगह में डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है, हम इसकी जांच करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे कमिटी बिठाई, इसको बोलते हैं द पील कमिटी, ठीक है। इस एरिया में जांच होनी चाहिए कि क्यों यहाँ पे जो है लोगों को मारा जा रहा है, रिपोर्ट दो। तो ये जो पील कमिटी है, पील कमिटी ने आके वही रिपोर्ट दिया कि भाई वही झगड़ा है, अरब बोल रहे हैं हमें दो, जूस बोल रहे हैं हमें दो। अब तक जो है फ्रेंच शांत हो गई है, फ्रेंच को काफ़ी लैंड मिल चुका है, ऊपर भी उनको यूरोप में भी काफ़ी लैंड मिला हुआ है, यहाँ पे उनको अफ्रीका में भी लैंड मिला हुआ है, तो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। ये 3 लोग जो है उसमें फालतू में पछड़े में पड़े रहे, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब एक्चुअल में ये वॉर 2 लोगों का चल रहा है, एक जूस का और दूसरा अरब का। जूस लोग अभी तक शांत थे, कुछ किया नहीं है जूस ने। जूस सिर्फ़ मार खा रहे हैं यहाँ पे बैठे-बैठे, उनको अरब मार रहा है। ठीक है, तो पील कमेटी बैठी, पील कमेटी ने बोला कि देखो अगर इस मसले को आपको शांत करना है, तो एक ही तरीका है कि इस एरिया को जो है, इनमें से किसी को दे दिया जाए। अब किसको देंगे ये सवाल है, इसीलिए हम आपको एक सजेशन देते हैं। तो पील कमेटी जो है, पील कमेटी मतलब क्या एक्चुअल में? पील कमेटी वाज़ एक्चुअल उसका जो फॉर्मल नेम है वो था पैलेस्टाइन रॉयल कमीशन, दिस वाज़ द नेम ऑफ द कमिटी और उसके जो हेड थे उसका नाम था लॉर्ड पिल, इसलिए कई बार इसको पील कमेटी भी कहा जाता है। तो पील कमिटी ने ये सजेस्ट किया कि इस एरिया को हम लोग दोनों को बाँट देते हैं। विल गिव यू अ बेटर सजेशन दैट ये किसी एक को देने से अच्छा दोनों में बाँट दो। ठीक है ना? तो पील कमिटी ने कैसा सजेशन दिया? उन्होंने कहा सम पार्ट्स विल बी गिवन टू द अरब, सम पार्ट टू द जूस एंड अ वेरी स्मॉल पार्ट इन ऑर्डर टू कंट्रोल देम, ठीक है? विल बी केप्ट विद द ब्रिटिश। ठीक है? एक छोटा-सा पार्ट ब्रिटेन का रहेगा। ठीक है? तो वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। दिस शुड लुक समथिंग लाइक दिस। This orange part is of the Arabs, the green part is of the Jews, and ये जो सबसे important एरिया है इस जगह का, जेरूसलम, बेथलम ये सब आता है, दिस विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्रिटिश। ठीक है ना? तो ऐसा था। तो इसका जो कंपोजिशन है, इसका कंपोजिशन था अरब शुड गेट, क्योंकि ओरिजिनली वही लोग इधर के थे, अरब शुड गेट 55% ऑफ द लैंड, Jews should get 44% of the land, हो गया 99, and 1% will be retained by British। ठीक है, 1%। ठीक है, अब जूस तो बड़े खुश थे क्योंकि उनके पास देश नहीं है, जितना ही मिल जाए 44% ही मिल जाए, एक देश तो बनेगा अपना, इसके अंदर ही जूस रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जूस तो खुश थे, बट अरब बोले नहीं, आपने तो पूरा एरिया बोला था हमको देंगे, तो हमें तो पूरा एरिया चाहिए, हम 55 से खुश नहीं है। तो पील कमेटी का जो सजेशन था वो अरब्स ने नकार दिया। ठीक है, दे डिड नॉट एग्री टू दिस। ठीक है, अभी आते बात चलते चलते जो है 1938 1939 आ ही गया। अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 39 से लेकर 45 तक जो चला। ठीक है, तो दिस वॉर स्टार्टेड बिटवीन 39 टू 45। नाउ व्हाट हैपेंड इज, जब तक ये वॉर चल रहा था तब तक मामला फिर से ठंडा था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस सभी लोग उस वॉर में थे ना, इन्वॉल्व थे। सो व्हाट हैपेंड इज यहाँ पे किसी का अभी तक इंक्लिनेशन था नहीं। सो अब कुछ समय के लिए जो है शांत हो गए सब। ठीक है ना, 39 से लेकर 45 तक के लिए अब कोई इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा था। इस एरिया में ठंड थी उस टाइम पे। ठीक है ना, बट कब तक ठंडा रहेगा? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही फिर से सबको पता था कि ये फिर से ये जो है इशू फिर से उठने वाला है। ठीक है, अब लीग ऑफ नेशन तब तक डिसबैंड हो चुका था, लीग ऑफ नेशन चला नहीं था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या आया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आया था यूनाइटेड नेशंस, यूएन। ठीक है ना, तो ब्रिटिश ने फिर से वही काम किया। ठीक है, ब्रिटिश ने फिर से वही पुराना वाला काम किया। पिछली बार क्या किया था, वो मामला उठा के सीधा दिया था लीग ऑफ नेशन को। इस बार भी उनको पता है कि अभी हमने देखो सजेशन दिया, बट वो सजेशन भी अभी तक माने नहीं है। इससे अच्छा कि हमको लाल बत्ती दे ये लोग, हम लोग इसको दे देते यूएन को, यूएन का सर दर्द होगा।
तो यूएन ने मतलब ब्रिटिश ने वही किया, उन्होंने मामला उठाकर 1947 में दे दिया यूएन को। ठीक है, तो इंग्लैंड गेव द पैलेस्टाइन मैटर टू द यूएन टू डिसाइड, अब तुम लोग जो समझो कर लो। यूएन ने जो है 11 लोगों की एक कमिटी बिठाई, 11 मेंबर्स की कमिटी, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट था। ये 1947 में इंडिया भी फ्री हो चुका है। ठीक है, तो इंडिया भी इस कमिटी का एक पार्ट था। ठीक है, तो ये कमिटी ने कुछ नहीं किया, ये 11 लोग बैठे थे, चाय समोसा खाए, फिर बोले कि वही करते जो पील ने किया। व्हाट पील डिड, विल डू द सेम थिंग, विल डिस्ट्रीब्यूट द लैंड एज 55% टू द अरब्स, अरे रुक जा रे, 55% टू द अरब्स, 44% टू द जूस एंड 1% दैट इज जेरूसलम। अब पिछले बार क्या था, वो ब्रिटिश कंट्रोल करेगा, बट अब तो वो मामला किसके पास आ गया, यूएन के पास आ गया। तो यूएन ने बोला दैट 1% दैट इज जेरूसलम विल बी कंट्रोल्ड बाय यूएन। 1% कौन कंट्रोल करेगा, यूएन कंट्रोल करेगा। ठीक है, बट ये मैप जो है ना फिर भी अच्छा था, जो पील ने बनाया था ये मैप फिर भी अच्छा है। ठीक है, कि कम से कम एक हिस्से में है, यहाँ पे जो जूस है, नीचे जो है अरब्स है। ठीक है, लेकिन यूएन ने प्रोपोर्शंस वही रखे थे, 54%, ये 55%, 44% एंड 1%, प्रोपोर्शन वही रखा था, बट इन्होंने बहुत ही घटिया मैप बनाया, इन्होंने ऐसा मैप बनाया। ठीक है, दिख रहा है, ये है 1946 का पैलेस्टाइन, जिसमें ये जो पूरा डार्क ग्रीन पार्ट है ये सारे अरब्स है, और उसमें जूस का इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, ये जो व्हाइट व्हाइट पार्ट है दिस आर द जूस, कुछ कुछ एरियाज में है, अभी तक ज्यादा एरिया में नहीं थे वो लोग। ठीक है, देयर पॉपुलेशन वाज क्वाइट लेस एंड दे वर स्प्रेड हियर एंड देयर अ लिटिल बिट। ठीक है, बट 1947 में यूएन के प्लान के हिसाब से अब ये जो व्हाइट वाला एरिया है दिस इज गोइंग टू बी इजराइल, अ न्यू कंट्री, और ये दो हिस्सों में पैलेस्टाइन, जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है। अब कम से कम एक एक हिस्से में होता कि नीचे का पूरा हिस्सा जो है अरब का, ऊपर का पूरा हिस्सा जो है ये जूस का, जैसे पहले था। ठीक है, पील के हिसाब से तो भी दिक्कत नहीं आती, बट यहाँ पे ना इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा मैप बनाया जिसमें लड़ाई ज्यादा हो। कुछ समय के बाद अगर इसमें अगर मान भी जाते ना, अगर मान लेते कि पैलेस्टाइन वाले बोलते कि ठीक है चलो मान लेते हैं, तो भी क्या होता ना, कुछ समय के बाद वो लोग यहाँ से ये जूस को खदेड़ते कि ये एरिया भी हमारा है, फिर धीरे धीरे नीचे का भी खदेड़ते। एक्चुअल में क्या है कि उनको लगा था इज़राइल कुछ नहीं कर पाएगा, अभी तो बना है देश, क्या ही कर लेगा ये। ठीक है, तो उनको लगा था कि धीरे-धीरे क्या है कि ये पैलेस्टाइन अपने आप बड़ा हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसा उनको लगा था। ये एरिया में शांति नहीं आने देंगे कभी, क्यों आने देंगे शांति? अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया है, ठीक है? तो अभी क्या है, बहुत सारा लॉस हुआ है सारे कंट्रीज़ को, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या है कि ये हथियार कौन बनाते थे? ब्रिटेन बना रहा है, यूएसए बना रहा है, रशिया बना रहा है, यही लोग तो हथियार बनाते थे। अब दुनिया में अगर झगड़ा ही नहीं होगा तो हथियार बेचेंगे किसको? इसीलिए वो चाहते थे यहाँ पे लड़ाई होती रहे। लड़ाई होगी तो हथियार की डिमांड होगी, हथियार की डिमांड होगी तो उनसे खरीदेंगे। तो दिस इज़ व्हाई दे नेवर लेट द मिडल मिडल ईस्ट कंट्रीज़ टू बी क्वाइट। आज भी लड़ते रहते हैं, आज भी कहाँ शांति है पूरे एरिया में। ईरान, इराक लड़ते रहते हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान लड़ते रहते हैं। अफ़गानिस्तान में कितने समय से जो है टेंशन चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे इज़राइल पैलेस्टाइन कभी शांति नहीं बैठता है। तो ये पूरे एरिया में ना, ये पूरा जो मिडल ईस्ट का पार्ट है, ये ब्रिटिश का प्लान था कि इसको कभी शांत नहीं होने देना। आज तक नहीं हुआ है। कब कब का खत्म हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आज तक शांत नहीं हुए। तो द रीजन वाज दिस। ठीक है, ये ब्रिटिश कभी चाहता ही नहीं था कि शांति से बैठे। अब क्या है कि वापस से पैलेस्टाइन वाले जो है, इन लोगों ने एग्री नहीं किया, हम नहीं मानते इसको, बट यूएन का फैसला यूएन का फैसला है। यहाँ पे ये नहीं है कि पूछा नहीं जा रहा है कि तुमको मानना है या नहीं मानना है, ये है कि ये हमारा फैसला है। अब ये है पैलेस्टाइन, ये है इजराइल। इजराइल वाले तो बड़े खुश हो गए, बोले अरे वाह हमारे लिए कंट्री बन गई। तो इजराइल को मान्यता कब मिली, 14th मई 1948, ये है इनका इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, या तो फॉर्मेशन डे, इंडिपेंडेंस क्या, फॉर्मेशन डे, दिस इज द फॉर्मेशन डे ऑफ इजराइल। इजराइल वाले जो है जूस बड़े खुश थे, ठीक है ना, कि हमारे लिए देश बन गया। पैलेस्टाइन वाले उतने ही दुखी थे कि हमारा जो है इतना सारा एरिया चला गया, ठीक है ना, 44% चला गया, अब रोते रहे वो लोग। ठीक है, इजराइल को जिस दिन वो बना था उसके पास सिर्फ 14,000 स्क्वायर किलोमीटर था। ठीक है, 14,000 स्क्वायर किलोमीटर बहुत छोटी जगह होती है। ठीक है, इनफैक्ट ये पूरा का पूरा हिस्सा लोगे ना, पूरा जो इज़राइल है, ये महाराष्ट्र के अंदर 12 बार फिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र इज़ 12 टाइम्स बिगर देन इज़राइल। तो इतनी सी तो जगह है, उसमें से भी इज़राइल को इतना जगह दिया है, 14,000 स्क्वायर किलोमीटर था बस। ठीक है, तो क्या है, इज़राइली बड़े खुश थे, दूसरे तरफ वो उतने ही दुखी थे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो अरब्स थे, अब अरब के बहुत सारे कंट्रीज़ है देखो, अगर इस मैप को देखोगे, इजिप्ट में कौन रहते हैं, अरेबियंस रहते हैं, मुस्लिम्स है। जॉर्डन अरेबियंस रहते हैं,
सीरिया अरेबियंस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेबनान अरेबियंस रहते हैं, यहाँ पे है इराक, IRAQ इराक, ठीक है। ये पूरा एरिया इराक, ठीक है। तो ये सारे इतने से एरिया को घेर कर सारे मुसलमान कंट्रीज है। तो सब ने क्या किया, सब ने बोला कि एक बार हम लोग इनको लाल बत्ती देते, चुपचाप भाग जाएंगे, ठीक है। तो 1948 में जब ये आज़ाद हो गया ना, तो तुरंत, मतलब बिना देरी किए अगले ही दिन से 14th को जो है, 14th को देश बनाया ना, 14th ऑफ मई को, 15th को ही ये 6 के 6 कंट्रीज ने, अभी जो मैंने गिनाया आपको 6 कंट्रीज है, गिन लो फिर से, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान, ठीक है। नहीं, एक और बचा, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इराक हो गया, हाँ सऊदी अरेबिया भी, राइट, सऊदी अरेबिया भी। ये 6 के 6 ने अगले ही दिन, जिस दिन ये कंट्री बना अगले ही दिन जाके वॉर कर दिया, ठीक है। सोचा कि अभी अभी तो बना है, क्या ही होगा इनके पास, ठीक है। तो अगले दिन ही 6 लोगों ने हर एक साइड से इनको आक्रमण कर दिया, ठीक है। देखो कहाँ कहाँ से वॉर हो रहा है, तो यहाँ से इजिप्ट, यहाँ से सीरिया, यहाँ से लेबनान, यहाँ से इराक, यहाँ से सऊदी अरेबिया, साइड में जॉर्डन, 6 कंट्रीज हो गए। 6 कंट्री ने मिलकर इनको लाल बत्ती दी, ठीक है। बट मैंने कहा ना, बड़े चालाक लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा चालाक लोग हैं। इस टाइम पे इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला, ठीक है ना। इस टाइम पे इवन तो बहुत दिमाग है, लेकिन कभी उनको घमंड नहीं है। इनको हमेशा से पता है कि हमें अपना काम करना है, उसके लिए किसी के सामने हाथ जोड़कर करना पड़े तो आज कर लेंगे, लेकिन कल को हम लोग ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि कल हम लोग गायब ही हो गए, हाथ जोड़ने के लिए भी ना बचे। तो उन्होंने क्या किया, ये सीधे जो इजराइल है, इन लोगों ने बोला कि देखो हमारे पास क्या है, कि हमारे पास सारा टेक्नोलॉजी है, दिमाग है, सब कुछ है। राइट नाउ व्हाट वी डो नॉट हैव इज वेपन्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत ब्रिटेन से, फ्रांस से, USA से, इन सब से उन्होंने हथियार मांगे और तुरंत उनको हथियार दे भी दिए। बोला कि हथियार चलाने का टेंशन मत लो, हम लोग को सब आता है, हमें सिर्फ हथियार चाहिए थे। तो इसराइल ने क्या किया, हथियार सारे ले लिए। हथियार लेने के बाद उन्होंने जो 6 लोगों को जो धोया, ठीक है, मतलब इजिप्ट को, जॉर्डन को, सऊदी अरेबिया को, सीरिया को, लेबनान को, जो उन्होंने धोया, ठीक है, मतलब उन्होंने इतने बुरी तरह से उनको मारा ना, अगली बार ये लोग, मतलब अब उन लोगों को शर्म आने लगी कि क्या हो गया हमारे साथ, हम 6 लोग थे, ये अकेला था, नया नया देश बना है और हम सबको एक साथ पछाड़ दिया, ठीक है। तो गुस्सा तो अलग बात है, ये ह्यूमिलिएशन था इनके लिए, ठीक है। ह्यूमिलेट हो गए इस वॉर में, हार तो गई, वो तो कोई बात ही नहीं है, इसराइल आज तक कोई वॉर नहीं हारा है। तो इसराइल जो है पहले ही दिन, मतलब डे 1 पे उनका वॉर हुआ, कंट्री बना, लेकिन वॉर हो रहा है, सोच रहे हो, ठीक है। तो वो जीत तो गया, इन सबके साथ जो है ह्यूमिलेशन हो गया, ठीक है, एकदम ह्यूमिलेटेड हो गए वो लोग। इसराइल जीत गया, ठीक है, कंट्री बन गया, खुश हो गया। अब देखो उन्होंने क्या बोला, हम लोगों ने कभी वॉर स्टार्ट नहीं किया था, तुम लोगों ने वॉर स्टार्ट किया है। तो वॉर में तो कॉम्पनसेशन होता है ना, हमने थोड़ी स्टार्ट किया, हमें नुकसान हुआ है, तो वॉर का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। उन्हें सबको बुलाया, आओ आओ, अब हम लोग करेंगे तुम्हारे साथ ट्रीटी साइन, ठीक है। तो इसराइल ने आप सबको बुलाया, ठीक है। तो इसराइल ने सबको बुलाया, ये सारे कंट्रीज को बुलाया, ये देखो ये वॉर है, ये सब ने ऐसे अटैक किया था, नीचे से इजिप्ट ने, यहाँ से सऊदी अरेबिया ने, यहाँ से जॉर्डन ने, ऊपर से लेबनान और सीरिया ने, और इन लोगों ने ऐसे वॉर किया, ठीक है। दिस इज हाउ दे काउंटर अटैक्ड देम, ठीक है, ऐसा था। मतलब वो रजनीकांत का मूवी देखा है ना आपने, वो अकेला ऐसा रहता है, उसको चारों तरफ से 100 लोग घेर लेते हैं, फिर वो नीचे झुकता है और अपने हाथ को ऐसा फैलाता है और सब उड़ जाते हैं इधर उधर। तो वो ऐसा केस है, इधर इसराइल के अंदर रजनीकांत का भूत आ गया था, ठीक है। हाँ, शिवाजी द बॉस टाइप का, एकदम बीच में खड़ा है, 100 लोग इधर घेरे घेरे हुए, हाथ बस ऐसे उठाए और सब इधर उधर गिर गए, ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट। तो इसके बाद क्या हुआ, इसराइल ने इनको ट्रीटी साइन करने के लिए बुलाया, आओ भाई, हमारा नुकसान हुआ है, अब हम तुमसे ट्रीटी साइन करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो हिस्सा था ना, इतना बड़ा जो हिस्सा था, उस एरिया को छीन लिया। यहाँ पे जो इतना बड़ा पैलेस्टाइन था, उस हिस्से को छीन लिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 80% ऑफ द अरेबियन लैंड जो था, ठीक है, अरेबिया के पास जो 80% था, उसका उन्होंने पूरा अपने तरफ ले लिया। नाउ फ्रॉम 14,000 स्क्वायर किलोमीटर, नाउ दे आर हैविंग 34,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब डबल से भी ज्यादा लैंड उन्होंने अपने तरफ ले लिया, ठीक है। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने अपने तरफ खींच लिया। और जो पैलेस्टाइन है, वो एकदम 2 हिस्सों में बढ़ गया, ठीक है। एक ये, जिसको आज हम लोग कहते हैं गाजा स्ट्रिप, ठीक है, और एक ये जिसको हम कहते हैं आज वेस्ट बैंक, ठीक है। दिस इज वेस्ट बैंक,
और जो नीचे है ये है गाजा स्ट्रिप। अब ये भी कैसा है कि पैलेस्टाइन नाम से नहीं था। दिस टू एरिया गाजा एंड वेस्ट बैंक वेर नॉट इन द नेम ऑफ पैलेस्टाइन। वेस्ट बैंक बिलोंग टू जॉर्डन, ये जॉर्डन का है। एंड गाजा स्ट्रिप बिलोंग टू इजिप्ट, ये इजिप्ट का है। हमारी बात समझ में? अभी इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि जब वेस्ट बैंक जॉर्डन को दिया था उस टाइम पे जेरूसलम के 2 टुकड़े किए थे। वेस्टर्न जेरूसलम जो था वो इटली ये इजराइल ने अपने तरफ रखा था, और जो ईस्टर्न जेरूसलम था वो जॉर्डन को दिया था। अब आगे देखो और क्या होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है अब गाजा और वेस्ट बैंक ये दोनों अरेबियन कंट्रीज के पास है। ये नहीं बोलूंगा कि पैलेस्टाइन के पास है, ये दोनों अरेबियन कंट्रीज के पास है। इनको बोला कि अब तुमको इसे पैलेस्टाइन बोलना है पैलेस्टाइन बोलो, तुमको इसे इजिप्ट बोलना है या जॉर्डन बोलना है वो जॉर्डन बोलो, हमें क्या, हमने ये एरिया तुम्हें दे दिया, बाकी का जो पूरा एरिया है वो हमारा है। ठीक है, इसका मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो कि 1949 में ही पैलेस्टाइन का नाम और निशान गायब हो गया था। ठीक है, वो तो क्या है कि इजिप्ट इजिप्ट ने ये गाजा स्ट्रिप हमेशा से ही पैलेस्टाइन वालों को दे रखा था, और ये जो जॉर्डन है उन्होंने भी वेस्ट बैंक हमेशा से ही पैलेस्टाइन वालों को दे रखा था। ओनली इट वाज अंडर देयर कंट्रोल, ये एरिया इनके कंट्रोल में, ये एरिया इनके कंट्रोल में। तो ये था 1949 के वॉर के बाद। ठीक है, 1949 का पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, इसके बाद ऐसा था। ठीक है, तो एक तरीके से इसराइल की बहुत बड़ी जीत हुई। अब इस जीत का कारण क्या था पता है? नीचे ऑरेंज एरिया, ये ये ऑरेंज एरिया डीमिलिटराइज्ड है। मतलब क्या है कि यहाँ से एक्चुअल में इजिप्ट इजिप्ट की आर्मी यहाँ से आई थी। तो इजिप्ट की आर्मी यहाँ से आई थी, तो यहाँ पे बोला कि कोई भी इस जगह पे हथियार नहीं यूज करेगा। इसको बोलते हैं डीमिलिटराइज जोन। ठीक है, ये किसी का नहीं है, ये है इसराइल का ही है। यहाँ पे कोई भी बस हथियार यूज नहीं करेगा। ठीक है, नो वेपन जोन है एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बहुत बुरी हार हुई। तो ये जीतने के पीछे का राज क्या है? जीतने पीछे का राज ये था ना, इसराइल को ये पता था, या तो आप ये कह सकते हो जूस को ये पता था कि अगर हम लोग ये वॉर हार जाते हैं तो हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, देयर इज नो कंट्री फॉर अस। वेरएज पैलेस्टाइन वालों के ऊपर ये प्रेशर नहीं था। वो हार भी गए तो आसपास के सारे तो अरेबियन कंट्रीज ही है ना, इधर नहीं तो उधर जगह मिल ही जाएगी। सो दे डिड नॉट हैव दैट प्रेशर ऑन देम कि अगर हम लोग हार गए तो हमारा कुछ नहीं होगा। बट जूस के ऊपर ये एडेड प्रेशर था कि अब हमें मुश्किल से जगह मिली है, अगर हमने इसको जाने दिया हाथ से तो हमें पूरे दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। हमारे फिर अब हमारे सर के ऊपर कोई छत ही नहीं रहेगा। विल हैव नो कंट्री टू स्टे। सो दैट प्रेशर मेड देम विन द वॉर। ठीक है, वो तो क्या है रजनीकांत तो मूवी में करता है, ये रियली क्यों हुआ, दिस प्रेशर वाज देयर ऑन देम। तो पूरे जान से लड़े, हर कोई लड़ा। ठीक है ना, और इनफैक्ट वहाँ पे मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी है। ठीक है, 3 साल के लिए मिलिट्री में आपको जाना ही जाना है। 3 साल के बाद आप कंटिन्यू करना चाहो करो, फिर आप प्राइवेट में जाना चाहो प्राइवेट में जाओ। बट 3 years ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग इज कंपलसरी इन इसराइल। क्यों? क्योंकि वो कंट्री हमेशा ही, हाँ, हर सिटीजन को। ठीक है, क्योंकि वो कंट्री जो है हमेशा ही वॉर में रहता है, कोई ना कोई मारता रहता है उसको। अभी भी देखो, फालतू में जो है गाजा स्ट्रिप से उनके ऊपर मार रहे हैं। तो क्या है कि हर सिटीजन को इसीलिए मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, वो अपने आप के लिए सेल्फ डिफेंस कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा है। राइट, तो अब क्या हुआ? अब इसके बाद सर इजिप्ट का भी कुछ पार्ट कैप्चर किया था ना, मतलब, अरे रुक जा, तू कहानी सुन तू। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, एक वॉर हुआ है, 5 वॉर लड़ने हैं, रुक जा। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, 1956 का समय आया। ठीक है, पूरे तरह से खुन्नस खाया हुआ इजिप्ट, इजिप्ट जो है पूरे तरह से खुन्नस खाया हुआ है। ठीक है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इनको इतने बुरी तरह से एक नए नवेले कंट्री ने हरा दिया। ठीक है ना, तो अब इजिप्ट ने क्या किया? अब देखो ये जो है एक तरीके से ये मतलब लड़ाई वेपन्स के साथ नहीं हुई थी। सेकेंड जो वॉर हुआ था ये वेपन्स के साथ नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड एज स्वेज क्राइसिस। नाउ व्हाट इज स्वेज क्राइसिस, अंडरस्टैंड दिस। हुआ ये कि इजिप्ट ने ये कहा कि हम लोग पहला वॉर क्यों हारे, क्योंकि यूएस से ब्रिटेन से इनके पास बहुत अच्छे वेपन्स थे, हमारे पास वेपन्स अच्छे नहीं थे, इसीलिए हम लोग वॉर हार गए। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या हुआ, इजिप्ट ने ये यूएस को अप्रोच किया। ठीक है, इजिप्ट ने किसको अप्रोच किया? यूएस को अप्रोच किया। वर्ल्ड मैप पे जाते हैं। हाँ, तो इजिप्ट किधर है? इधर। इजिप्ट ने किसको अप्रोच किया? यूएस को, कि हमें जो है हथियार दे दो। ठीक है ना। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नेशंस कौन कौन से साथ थे? 2 पावर्स थे, एक एक्सियल पावर था, एक सेंट्रल पावर था। तो सेंट्रल पावर में यूएसए आता है, उसके बाद ये ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है। ठीक है, ये सारे कंट्रीज एक तरफ थे।
ठीक है, इसका मतलब इस नाते से देखा जाए तो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब दोस्त थे। ठीक है, तो इजिप्ट ने क्या किया, इजिप्ट ने यूएसए से बोला कि हमें हथियार चाहिए। तो यहाँ से तुरंत ब्रिटेन और फ्रांस ने बोला हथियार बिल्कुल मत देना, हथियार लेगा तो ये इसराइल को मारेगा। ठीक है ना? तो मतलब आप ये सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या ब्रिटेन और फ्रांस इसराइल को बचाना चाहता था? कितने वो है ना, मतलब कितना दया दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इसराइल को क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है, ये जो इसराइल है ना, ये इज़राइल ही इनका सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, जब भी इनको इन अरेबियन कंट्रीज़ को मारना होगा तो। जब भी ब्रिटिश और फ्रांस को इन अरेबियन कंट्रीज़ को मारना होता है ना, वो डायरेक्ट नहीं मारते। वो इसको बोल देते हैं इज़राइल को, और ये उनको कूटता है। ठीक है? कूटने के लिए काम आता है ये इज़राइल। इसीलिए बोला कि नहीं, हमें इज़राइल को बचाना है, इसलिए जो है बिल्कुल भी इजिप्ट को हथियार मत देना। ठीक है ना? तो यूएसए ने हथियार देने से मना कर दिया इजिप्ट को, तो इजिप्ट नाराज़ हो गया। तो इजिप्ट जो है, अब देखो ये चीज़ प सबको पता चल गई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। द पीरियड बिटवीन 1945 टू 1991 वाज़ ऑफ कोल्ड वॉर। किसके बीच में हुआ था कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर वाज़ बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, रशिया। रशिया उस टाइम पे बहुत बड़ा था, ठीक है? रशिया टूटने ये यूएसएसआर टूटने के बाद उसमें से 15 कंट्रीज़ निकली है, ठीक है? तो यूएसएसआर जब हुआ करता था, तो बहुत बड़ा कंट्री था। तो क्या है कि सबको पता था यूएस का दुश्मन कौन है? रशिया है। तो इसलिए इजिप्ट ने क्या किया, इनसे मदद नहीं मिली, तो इसने जो है रशिया को बोला। तो रशिया बोला, "हाँ, तेरे को बिल्कुल दूँगा, क्यों नहीं दूँगा।" ठीक है? तो यहाँ से इसको हथियार मिल गए, इजिप्ट को हथियार मिल गए। तो इजिप्ट को जैसे ही हथियार मिल गए ना, तो ब्रिटिश और फ्रांस दोनों नाराज़ हो गए। उनको पता है अभी हथियार मिल गए तो ये जाएगा उनको अटैक करेगा। तो ब्रिटिश और फ्रांस दोनों नाराज़ हो गए। ठीक है? अब ऐसा है कि जो फ्रांस है, फ्रांस की कंपनी यहाँ पे इजिप्ट में काम कर रही थी। यहाँ पे जो नाइल रिवर है, ठीक है? यहाँ पे जो नाइल रिवर है, उसके ऊपर एक डैम बन रहा था जिसको बोलते हैं आस्वान डैम। ठीक है? और ये पूछा जाता है, एग्ज़ाम में भी आता है, आस्वान डैम किधर है और कौन से नदी के ऊपर बना हुआ है? ठीक है? तो ये किधर है? इजिप्ट में है, नाइल नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये आस्वान डैम का जो प्रोजेक्ट है, ये फ्रांस कर रहा था। तो फ्रांस ने जैसे ही यहाँ से वेपन्स मिला ना इजिप्ट को, तो फ्रांस ने बोला हम नहीं बनाएँगे डैम। ठीक है? उस टाइम पे जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे उसका नाम था नसीर, NASSER नसीर। ठीक है? तो नसीर ने बोला कि अरे क्यों नहीं बनाएगा? ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बनाना, मत बना, ठीक है। ठीक है? हमने इतना पिरामिड-विरामिड बना रखा है, तो तुमको क्या लगता है डैम नहीं बना पाएँगे? कोई बात नहीं, मत बनाओ, पैसे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो इजिप्ट ने क्या किया, जैसे ही उसने बोला हम डैम नहीं बनाएँगे, बोला कि ठीक है, हम बना देंगे। अब यहाँ पे इससे पहले ये सिचुएशन कौन से ईयर की है? 1956 की सिचुएशन है। ठीक है? तो इजिप्ट में ये जो सुएज़ कनाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कैनाल है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर ये सुएज़ कनाल नहीं होता ना, तो सारे कंट्रीज़ को ऐसे घूम कर जाना पड़ता था इंडिया वगैरह से, ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ़ इतना सा पार्ट खुल जाए, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे रेड सी है और यहाँ पे पूरा इंडियन ओशन है। तो अगर कोई यहाँ से अगर ऐसे जाना चाहे, सिर्फ़ एक दिक्कत आ रही थी कि लैंड लॉक था ये। तो थोड़ा-सा अगर यहाँ से आर्टिफ़िशियली इसको काट दिया गया, ठीक है? तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी दोनों आराम से कनेक्ट हो जाएँगे, इसमें से जो है इसके बाद बिज़नेस हो पाएगा। तो ये सोचकर इजिप्ट ने 1859 ईयर्स, सुनना क्या कह रहा हूँ, 1859 में कॉन्ट्रैक्ट दिया था फ्रांस को। फ्रांस की एक कंपनी थी फर्डिनेंड दे लेप्स, ठीक है? कंपनी का नाम है फर्डिनेंड दे लेप्स। ये कंपनी को 1859 में ये प्रोजेक्ट दिया था, 10 साल में 1869 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। तो सुएज़ कैनाल बनकर तैयार हो गया 1869 में, 10 साल में वो पूरी जगह को खोदकर वहाँ पे सुएज़ कैनाल बना। ठीक है? अब देखो जब भी कोई नेशनल हाईवे वगैरह बनता है ना, तो उसके ऊपर टोल नाका होता है। टोल पता है क्यों होता है? ये जो पूरा रोड बना हुआ है, इसमें तो कंस्ट्रक्शन के लिए खर्चा आया ना, तो ये जो खर्चा है किससे निकालेंगे? जो वहाँ से आ रहा जा रहा है उससे निकालेंगे। भाई तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारी कनेक्टिविटी ईज़ी कर दी है, दो टोल दो। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15 साल, 16 साल वो लोग टैक्स कलेक्ट करते रहते हैं। जब वो खर्चा निकल जाता है, उस रोड को बनाने का जो खर्चा अलोंग विथ सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट, जब वो पूरा ही निकल जाता है, तब वो टोल बंद हो जाता है। ठीक है? देयर आर सर्टेन हाइवेज़ जहाँ पे टोल टैक्स बंद हो चुके हैं। यहाँ से आप अगर नगर रोड वाले पे जाओगे, पुणे से नगर रोड वाले पे, बहुत सारी जगह पे आपको दिखेगा कि टोल नाका बंद हो गए। ठीक है ना? तो वैसे ही ये जो फ्रेंच की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, इन्होंने इजिप्ट को बोला था कि तुम्हारे लिए इतना खर्चा करके हम बना रहे हैं, इसलिए हमें 100 साल की लीज़ चाहिए। 100 साल की स्टार्टिंग पॉइंट क्या? 1859 पे स्टार्ट किया था ना इन्होंने काम। 10 साल लगाए, 5 साल लगाए, वो तो कंपनी के ऊपर है। तो लीज़ पीरियड यहीं से स्टार्ट हो रहा था। तो 100 इयर्स फ्रॉम 1859
वुड हैव कंप्लीटेड इन 1959, बराबर। तो ये 100 साल की लीज है। ये 100 साल तक जो भी स्विस कनाल से शिप गुजरेगी, उसका जो पैसा है वो फ्रेंच की कंपनी लेगी स्विस कनाल के अंदर से जाने के लिए, ठीक है ना। तो 100 साल के बाद ये जो है ये पूरे तरह से इजिप्ट का हो जाएगा। अभी वो इजिप्ट का नहीं है ये 100 साल के बीच में। और ये जो घटना मैं बता रहा हूँ कब की घटना है, 1956 की घटना है। इसका मतलब अभी स्विस कैनाल किसके हाथ में है, ये अभी भी फ्रेंच के कंपनी के हाथ में। कितने साल बचे हैं इस लीज के टर्म को खत्म होने के लिए, 3 साल बचे हुए हैं, 3 इयर्स आर लेफ्ट, ठीक है ना, 3 साल बचे हैं। तो क्या हुआ कि ये नसर को बड़ा गुस्सा आया कि फ्रेंच कंपनी ने हमारे इधर जो आसवान डैम बनाने से मना कर दिया। तो नसर ने एक प्लान सोचा। नासिर ने बोला 3 ही साल तो बचे, 3 साल में जितने शिफ्ट जाएँगे, उसका पैसा लेगा ना। तो उसने बोला एक काम करते हैं, देखो हम कैलकुलेशन करते हैं, 3 साल में इसमें से ऑन एन एवरेज इतने-इतने शिफ्ट जाएँगे, तो तुम्हें इतने-इतने की कमाई होनी चाहिए थी। एक काम करो, 1956 में ही मैं तुमको 3 साल का पैसा दे देता हूँ, तुम यहाँ से निकलो। अब तुम्हारा लीज़ खत्म, अब ये जो जगह है ये मेरी, ठीक है? तो इजिप्ट ने सुएज़ कैनाल को 1956 में नेशनलाइज़ किया। इसीलिए प्रेशर से बता रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले ही सुएज़ कैनाल न्यूज़ में था, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? कि सुएज़ कैनाल का नेशनलाइज़ेशन कब हुआ था? तो इजिप्ट ने 1956 में सुएज़ कैनाल को नेशनलाइज़ किया। इसका मतलब अब जो भी सुएज़ कैनाल से जाएगा, वो पैसे किसको देगा? इजिप्ट को, ठीक है ना? तो ये अभी क्राइसिस क्या है? व्हाट इज़ द रिलेशन फॉर इज़राइल इन दिस? अब अभी आएगा समझ में। अब क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने नेशनलाइज़ किया ना, सुएज़ कैनाल को जैसे ही इन्होंने नेशनलाइज़ किया, तो इजिप्ट को तो पैसे मिलेंगे, ठीक है, जो भी यहाँ से जाएगा मेडिटेरेनियन सी में और यहाँ से यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेड करेगा, वो इधर इजिप्ट को पैसा देगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट जो भी शिप यहाँ से इज़राइल में जाएगी, उसको यहाँ से जाने ही नहीं दिया, क्योंकि अब तो वो नेशनलाइज़ हो चुका है ना, फ्रेंच तो कभी नहीं मानता उसको रोकने के लिए, अभी इजिप्ट का खुद का हो गया है। तो इजिप्ट ने क्या किया, बोला कि जो भी शिप यहाँ से इज़राइल जाएगा, उसको मैं जाने नहीं दूँगा। उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। रिस्ट्रिक्शंस को इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हिसाब से सैंक्शंस कहा जाता है। आप आए दिन सुनोगे कि यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। मतलब क्या किया? रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो इजिप्ट ने सैंक्शन लगा दिया यहाँ पे कि इज़राइल की कोई भी शिप यहाँ से पास नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो इससे क्या है कि इज़राइल को बहुत नुकसान होता। अब इज़राइल के अंदर जो भी ट्रेड करने आएगा उसको पूरा घूम के आना पड़ेगा। वो पूरा लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा। 4 से 5 गुना हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इज़राइल फिर गया ब्रिटेन के पास कि भाई बचाओ यार, क्या क्या कर रहा है ये? हमें आने नहीं दे रहा। तो ब्रिटिश ने दिमाग लगाया। ब्रिटिश ने कहा एक काम करो, तुम जो है ना, यहाँ पे ये जगह दिख रही है? 1 सेकंड, थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ इजिप्ट का। हाँ, ये है इज़राइल, यहाँ से है सुएज़ कनाल और ये है मेन इजिप्ट। अब ये जो सिनाई पेनिनसुला दिख रहा है, ये सिनाई पेनिनसुला भी तो इजिप्ट का ही है और बीच में यहाँ से थोड़ा-सा गैप कट रखा है, क्योंकि यहाँ से सुएज़ कैनाल बना हुआ है। तो ये इज़राइल से एकदम चिपक के जगह है ना ये सिनाई पेनिनसुला। तो ब्रिटिश ने इज़राइल को कहा एक काम करो, तुम जो है सिनाई पेनिनसुला को कैप्चर कर लो पूरा। तो सिनाई पेनिनसुला को छुड़ाने के लिए इजिप्ट आएगी और इजिप्ट जब आएगा जंग करने के लिए, हम तुम्हारे साथ आ जाएँगे। तो ब्रिटिश ने बोला कि ब्रिटेन ने बोला कि जब तुम्हारे साथ जंग होगा इजिप्ट का, तब हम भी तुम्हारे साथ आ जाएँगे। तो एक वॉर है, तो वॉर में तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं हम। ठीक है? तो इज़राइल ने उनकी बात मान ली। इज़राइल ने अपने पूरे सेना सिनाई पेनिनसुला में उतार दिए। इजिप्ट डर गया, अब क्या करूँ? तो बोला यार मेरा सिनाई पेनिनसुला छोड़ो। तो इज़राइल ने बोला कि हमारे लिए यहाँ का ये रिस्ट्रिक्शन हटा दो। एक हाथ दे, एक हाथ ले। तो इजिप्ट के पास चारा नहीं था क्योंकि इजिप्ट जानता था, यहाँ पे वो फ़ोर्सेस भेजेगा, ठीक है? एक तो पहले ही कूद चुका है वो इज़राइल से, उसके ऊपर ब्रिटेन भी आ जाएगा अब तो। तो फिर तो इसका हारना तय है। तो उसने दिमाग लगाया, बोला ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ये भी तेरी ही जीत, ठीक है? तो उसने जो है यहाँ से सुएज़ कैनाल छोड़ दिया, इनकी तरफ अलाउ कर दिया, ठीक है? फिर ये सिनाई पेनिनसुला से इज़राइल भी चुपचाप वापस चली गई। तो ये इसको बोलते हैं सुएज़ क्राइसिस। ये जो स्विस क्राइसिस है, दिस इज काइंड ऑफ यू कैन से द सेकंड वॉर, सेकंड अरब इजराइल वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी कहानी जो मैंने सुनाई है वो इसमें लिखा हुआ है, अभी फुर्सत से पढ़ लेना। बट वही है, मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। ये रीजन देख लिया हमने। हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ? अब जो है ये जो इजिप्ट है, ये सेकंड टाइम भी जब हारा, मतलब एक तरीके से वो हारी हुई ना, तो अब तो आप समझ ही रहे हो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या हो चुका होगा। इजिप्ट एकदम तिलमिला उठा, बोला कि अब तो मैं हरा के रहूँगा, अब तो इनको एकदम बर्बाद करके रहूँगा इज़राइल को। तो इजिप्ट ने जो है सीरिया के साथ और जॉर्डन के साथ टाई अप किया, बोला कि अब इनकी बैंड बजाते हैं।
सीरिया भी बोला हाँ चलो बैंड बजाते हैं, जॉर्डन बोला हाँ चलो बैंड बजाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इजिप्ट इसमें से मास्टरमाइंड था, इजिप्ट ने पूरा प्लान किया। इजिप्ट ने इनफैक्ट यूएसएसआर से 300 ये भी खरीदे, क्या बोलते हैं, एरोप्लेन्स भी खरीदे, फाइटर जेट्स खरीदे उन्होंने। तो अभी इजिप्ट के पास अच्छे खासे हथियार है, हथियार तो उन्होंने पहले ही मंगवा लिया था, अब उन्होंने 300 फाइटर जेट्स मंगवाए। अब तो उन्होंने कहा कि अब तो बैंड बजाएंगे ही। अब देखो ऐसा है कि जब तक इज़राइल एक फुल फ्लेज कंट्री नहीं बन जाता, अब तो नया-नया कंट्री है ना, तो क्या है कि उस टाइम पे जो टेलीकम्युनिकेशंस होते थे, मोबाइल तो था नहीं उतना टावर-वावर लगा के, ठीक है? जो टेलीकम्युनिकेशंस होते थे, उसके लिए जो टावर्स थे, वो टावर इज़राइल में अब तक था नहीं। दैट टेक्नोलॉजी डिड नॉट कम इन इज़राइल, ठीक है? टाइम लगेगा थोड़ा आने के लिए। तो इज़राइल यूज्ड टू यूज़ इजिप्ट्स कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सिनाई पेनिनसुला में जो भी इनके कम्युनिकेशन सिस्टम थे, इज़राइल में वहीं से, मतलब ऐसे कोई कंट्री से आता तो यहाँ से इज़राइल जाता। तो दिस इज़ द कम्युनिकेशन सिस्टम दैट दे वर यूजिंग ऑफ इजिप्ट। इवन दो इजिप्ट जो है इनसे खुन्नस खाया हुआ है, बट बिज़नेस के मामले में कोई पीछ वो सब नहीं देखता, झगड़ा-वगड़ा नहीं देखता। तो इजिप्ट ने जो है अपना कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करने दिया था। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्यों दिया? पैसा मिल रहा है ना, ठीक है? ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम लगा रखे हैं, अगर कोई और यूज़ करा तो पैसा दे दे रहा है ना वो। तो क्या है, अभी इजिप्ट ने क्या किया? इजिप्ट ने यही कम्युनिकेशन सिस्टम्स को यूज़ करके जो भी मैसेजेस यहाँ से आते थे, ऑब्वियस सी बात है इज़राइल भी उसको सुन पाता था ना। इज़राइल यूज्ड टू हैव एक्सेस टू इट, मतलब एक तरीके से फ़ोन टैपिंग होती थी, ठीक है? तो क्या है कि यहाँ से इजिप्ट क्या करता था, जब भी कोई फ़ोन जाता था, इज़राइल उस फ़ोन को अटेंड करता था। उसके बाद एक धमकी भरा मैसेज जाता था। ये जो इजिप्ट है, ये इज़राइल को धमकी दे रहा था इसी टेलीकम्युनिकेशन को यूज़ करके। उनको बोलते थे कि अब हम लोग तुम्हारे ऊपर बॉम्बिंग करेंगे, इधर से जॉर्डन मारेगा, ऊपर से सीरिया मारेगा, अब तुम कहाँ जाओगे? अब तो तुम्हारी बैंड बजने वाली है। तो मतलब एक-एक इनको जो है ना धमकी दे रहे थे, ठीक है? उनको लग रहा था इज़राइल डरेगा। ये उल्टा साबित हुआ, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आप मारने से पहले किसी को, उसको इतने वार्निंग्स दे रहे हो, समझ आ रहा है? सामने वाला प्रिपेयर नहीं कर लेगा अपने आप को। तो इज़राइल जो है, इज़राइल उस टाइम पे डरा तो ज़रूर कि अभी इतने सारे लोग हमको मारेंगे, और अच्छी तैयारी भी की है। देखो, हर कोई अपने बाजू वाले के बारे में पता करता है। इजिप्ट ने इतना-इतना हथियार लिया है, इतने एयरक्राफ्ट्स आ गए, सब पता कर लिया था इज़राइल ने। बट क्या है कि इतने धमकी मिले ना, तो उनको तैयारी करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। और साथ ही साथ इनका जो उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर था, ये भाई साहब, ठीक है? ये जो है उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर थे, इनका नाम है मॉश डैन, ठीक है? मॉश डैन। ये जो है बहुत ही खतरनाक कमांडर थे, ठीक है? ही वाज़ वन ऑफ द फियर्सेस्ट मिलिट्री लीडर्स दैट इज़राइल एवर हैड। तो इनको बड़ा गुस्सा आया, इतना धमकी दे रहे हैं ना, इतना गुस्सा आया, उसने बोला 1 दिन में ये वॉर खत्म करूँगा, जस्ट 1 दिन में, ठीक है? तो ये लोग तो धमकी दिए जा रहे हैं, अब तक उन्होंने वॉर की कोई तैयारी नहीं की है, सिर्फ़ धमकी मिल रहा है। तो इज़राइल ने क्या किया, इज़राइल ने बोला कि हम लोग डिफेंस नहीं करेंगे, अब हम लोग ऑफेंस करेंगे। ठीक है? विल नॉट डिफेंड आवर कंट्री। ये कसम तो सिर्फ़ इंडिया ने खा रखी है कि हमेशा हम लोग जो है लोगों को डिफेंड करेंगे, अगर कोई कोई मारेगा तभी हम कुछ करेंगे। विल नेवर अटैक फर्स्ट, ये इंडिया का स्टैंस है। ये कसम इज़राइल ने तो नहीं खाई है। तो इज़राइल ने क्या किया, उनके मारने से पहले हम मारेंगे। तो इज़राइल ने जो है, इज़राइल ने अपनी एयर फ़ोर्स भेज दी सीधे इजिप्ट में। बॉर्डर पार करके सिनाई पेनिनसुला पूरा पार करके जो है उन्होंने ये इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट के एकदम मेन वाले एरिया में, किया मैप, हाँ। ये मेन वाले एरिया में अपनी एयरफ़ोर्स तैनात कर दी, और इज़राइल का एयरफ़ोर्स बहुत तगड़ा है। यूएस से मिले हुए सारे उनके उस ये थे, एयरक्राफ्ट्स थे। अभी तो खुद बनाता है, ठीक है? अभी तो खुद बनाता है, बट उस टाइम पे यूएस के थे। तो उन्होंने जो है सारे एयरफ़ोर्स को भेज दिया इजिप्ट में, ठीक है ना? इजिप्ट तो अभी तक तैयारी कर रहा था। वो तो सिर्फ़ अभी बस वार्निंग देने में बिज़ी थे। उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। इज़राइल भी पहला अटैक कर सकता है, सोचा ही नहीं था कभी सपने में। तो इज़राइल ने जो है पूरी एयरफ़ोर्स भेज दी। इनके एयरफ़ोर्स के वो जो नए-नए एयरक्राफ्ट थे ना, बेचारे अब तक तो यहीं पे है, एयर स्ट्रिप पे पड़े हुए, अब तक टेक ऑफ भी नहीं किए, एक बार भी नहीं उड़े वो। एकदम नए-नवेले थे। ये सारे के सारे जो एयरक्राफ्ट्स आए, उन्होंने इनको सबको इधर चूर-चूर कर दिया। 288 आउट ऑफ देयर 300 एयरक्राफ्ट्स वेयर स्ट्रक डाउन एट द एयरपोर्ट इटसेल्फ। एयर शेड में उनको फोड़ दिया। ठीक है? एकदम नया-नया था, मतलब एक दिन वो उड़ा भी नहीं, एक शॉट भी नहीं लिया उन्होंने। ठीक है? तो ये हाल किया। दिख रहा है ये एयरक्राफ्ट्स है। दिस इज़ देयर एयरक्राफ्ट्स। ठीक है? नए-नए एयरक्राफ्ट्स है ये। ठीक है? तो ये हाल किया ये इज़राइल ने उनका। दूसरा, ये इसमें ही चुप नहीं हुए, बहुत दिमाग है इनमें। यहाँ से जो है उन्होंने अपनी नेवी को भेजा।
उस नेवी में इन्होंने अपने आर्मी को बिठाकर उन सबके हाथ में वो मशीन गन्स दे दिए। यहाँ से सारे मशीन गन वाले पूरे इसमें सुएज़ कैनाल तक फैल गई ऐसे, और यहाँ से सब जो बॉर्डर पे खड़े हैं उनके, उनके जो आर्मी, सबको इधर से उड़ाया। ठीक है? तो अब इजिप्ट जो है, अब तो उनको लेने के देने पड़ गए। इतना वार्निंग दिया, सब कुछ पता चल गया अब उनको, क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली, धमकी में सब बता रहे थे। ये करेंगे, वो करेंगे, सब फोड़ दिया उन्होंने। तो इससे इजिप्ट तो गया, ठीक है? अब जॉर्डन डर गया, उसको पसीने आने लगे, अब क्या होगा? इज़राइल ने इनको जो धोया, इज़राइल ने इनको 1 दिन के अंदर धोया, जैसे उसने कहा था ना, 1 दिन गया वो जॉर्डन और पूरे जॉर्डन को तबाह करके आया। 20,000 इनके सिविलियंस और 30 से ज़्यादा 30,000 से ज़्यादा इनके आर्म्ड फोर्सेस वाले, 1 दिन में उड़ गए। कोई बिल्डिंग नहीं बचा था उधर, ठीक है? कोई बिल्डिंग नहीं था। इनफैक्ट अभी-अभी देखा होगा आपने, इज़राइल का एक तो आपने देखा ही होगा, अल जज़ीरा पूरा बिल्डिंग तोड़ दिया उन्होंने। जब भी इज़राइल स्ट्राइक करता है ना, वो कुछ नहीं दिखता। ना वो हॉस्पिटल देखता है, ना वो सिविलियन बिल्डिंग देखता है, ना वो कुछ देखता है। इस बार तो फिर भी इज़राइल इसलिए बदनाम भी है एक तरीके से, ये किसी के ऊपर भी अटैक कर देते। इसलिए इज़राइल ने इस बार अल जज़ीरा तोड़ने से पहले 1 घंटे पहले उनको वार्न किया था, कि भाई तुम खाली करो वरना हम उड़ाएँगे। तो इसलिए इज़राइल बोलता है हमने वार्न किया, इसलिए सब आतंकी उधर से भाग गए। और हमें वार्न नहीं करना चाहिए था। बट क्या है, पूरे इंटरनेशनली वो बहुत ज़्यादा बदनाम है कि आप किसी को भी फोड़ देते हो। तो जॉर्डन को जो उन्होंने मारा, जॉर्डन इसके बाद कभी उठ खड़ा ही नहीं हो पाया। कभी नहीं उठ पाया इसके बाद वो। ठीक है? जॉर्डन को 1 दिन के अंदर, सिर्फ़ 1 दिन, दैट इज़ कॉल्ड एज़ ब्लैक क्या बोलते हैं? ब्लैक सितंबर। ठीक है? तो जॉर्डन को 1 दिन के अंदर पूरा रोन दिया उन्होंने, और सीरिया के से तो मस्त मज़े लिए। ठीक है? इसके बाद सीरिया ने भी अटैक किया था ना ऊपर से, सीरिया के तो उन्होंने मज़े लिए हैं। सीरिया जो है, सीरिया के पास जो टैंक्स हुआ करते थे उस टाइम पे, वो जो टैंक थी, उसके टैंक पे जो गन था, उसके गन की रेंज थी 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर पे उनका वो गिरता था, क्या बोलते हैं, जो भी उनका वॉरहेड था, ठीक है? और दूसरे तरफ ये जो इज़राइल के पास जो टैंक्स थे, इसका इसका रेंज था 2 किलोमीटर, ठीक है? इनके पास जो टैंक्स थे, इसका रेंज था 2 किलोमीटर। तो ये अपने आप को 2 किलोमीटर पोज़ीशन करते हैं। यहाँ पे आतंकी मतलब ये दुश्मन से ये लोग अपने आप को 2 किलोमीटर दूर रखते हैं। ठीक है? और यहाँ पे पहले सीरिया को अटैक करने देते, मार तू मार पहले, तो ये इसको मारता, ये इधर गिरता, इनके सामने गिरता, फिर ये बोलता ये देख मार रहे हैं हमको और फिर यहाँ से अटैक करते हैं, जो 2 किलोमीटर पे जाकर उन पे फोड़ देता। तो इस तरीके से जो है इनको मार दिया, मज़े ले लेके मारे उनको, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से जो है इज़राइल ने तो इनको मस्त धोया, एकदम मतलब क्या बोलोगे आप, ठीक है? मतलब कैसे दिमाग वाले, सही में एक्चुअल में ऐसा था ना कि ये जो कंट्रीज़ है ना, ये सऊदी अरेबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इनके इधर तो आज तेल निकल गया है, इसलिए तो आज थोड़ा बहुत इनके पास पैसा है, वरना तो इनके पास दिमाग तो कुछ है नहीं, आज भी घास चढ़ा रहे होते ये लोग, ठीक है ना? दिमाग तो इनके पास, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। ये जो जूस है, ये बहुत ज़्यादा दिमाग वाले थे, ठीक है ना? तो ये जो प्री वार्निंग है ना, ये इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई। ठीक है? तो ये जो एकदम रोन दिया उन्होंने, इजिप्ट को मार दिया, जॉर्डन को मार दिया, सीरिया को मार दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, अब इज़राइल ने बोला हमने थोड़ी अटैक किया था, आओ अब वापस आओ, ट्रीटी साइन करेंगे आओ। ठीक है? तो तीनों को बुलाया फिर से, अब ट्रीटी साइन हुई। अब जब ट्रीटी साइन हुई, तो अब क्या हुआ? ये जो गाज़ा स्ट्रिप थी ना, जो इजिप्ट को दिया था, ले लिया। अब गाज़ा भी इनका हो गया। ये जो वेस्ट बैंक दिया था ना जॉर्डन को, वो भी ले लिया। ठीक है? क्योंकि जॉर्डन, इजिप्ट ये लोग तो आए थे, और सीरिया ये तो नया खिलाड़ी है, चलो तुमसे भी कुछ लेंगे, इनसे ले लिया गोलन हाइट्स। ठीक है? तो गाज़ा स्ट्रिप भी ले लिया, वेस्ट बैंक भी ले लिया, गोलन हाइट्स भी ले लिया। एक तरीके से आज के डेट में ये पूरा का पूरा जो नक्शा है, दिस शुड ऑल बिलॉन्ग टू इज़राइल। एक्चुअल में जो ट्रीटी उन्होंने साइन की थी, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है? तो गोलन हाइट्स किधर है? वेस्ट बैंक तो आपको पता चल गया, ये है गाज़ा, ये है वेस्ट बैंक। गोलन हाइट्स इधर है, द गोलन दिख रहा है इधर? तो यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है? जो कि एकदम सीरिया को इधर टच करके इधर एक पहाड़ है, इसको बोलते हैं गोलन हाइट्स। गोलन हाइट लेने का एडवांटेज क्या था? आपको बताया था मैंने, आर्मी को कभी भी हाइट का फ़ायदा रहता है। ऊपर से दुश्मन को मारना बहुत ईज़ी होता है, ठीक है? और ये ऐसे जंक्शन में है, जहाँ से जॉर्डन को मार सकते हैं, जहाँ से सीरिया को मार सकते हैं, जहाँ से लेबनान को मार सकते हैं। तीनों के ऊपर जो है ये अटैक कर सकता है जब ज़रूरत पड़ेगी तो। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन। तो ये गोलन हाइट्स भी इनसे छीन लिया। अब ये पूरा जो है, पूरा मिलकर इज़राइल बन गया है। अब ये किसी का नहीं है अब इसमें कोई वेस्ट बैंक नहीं है, कोई गाज़ा नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी लेकिन क्या हुआ कि इज़राइलियों ने बोला कि हम लोग इधर इधर किसी को निकाल नहीं रहे।
जो वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनी थे वो लोग रहो उधर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गाजा में थे तुम लोग रहो उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट दैट दिस एरिया विल बी डोमिनेटेड बाय अस। इस एरिया को हम लोग डोमिनेट करेंगे, हमारे कंट्रोल में रहेगा और पूरा का पूरा जेरूसलम अब हमारा हो जाएगा। बट जॉर्डन कभी इससे मतलब ऐसा मान नहीं पाया। ठीक है, जॉर्डन बोला नहीं नहीं हमारा ईस्ट जेरूसलम हमारा है। सो दिस इज व्हाई जॉर्डन कीप्स क्लेमिंग, बट अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी साइन जेरूसलम अभी इजराइल का हो जाना चाहिए। हरी बात समझ में? नॉट रेंटिंग द लैंड बट दे अलाउड देम टू स्टे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपने एरिया में खुश है। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थोड़ी है, पॉपुलेशन बहुत कम है उनकी। तो उन्होंने कहा कि उस एरिया में बस एरिया अब हमारा होगा, ताकि वहाँ से कोई हमें अटैक ना कर पाए, बट वी विल अलाउ देम टू स्टे ओवर देयर। तो उन्होंने ऐसा अलाउ किया। ठीक है, तो ये हुआ तीसरा वॉर। तीसरे वॉर में तो अब समझ में आ गया। हाँ, अब देखो क्या है कि ये जेरूसलम के ऊपर इतना क्यों करते हैं? क्योंकि जेरूसलम एक्चुअल में 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। ठीक है, इट बिलोंग्स टू 3 ऑफ द 3 रिलीजियंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहाँ गया वो? चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ। देखो वहाँ पे जो है, हाँ, होली लैंड है 3 धर्मों का। जैसे जूस का जो है, जूस का वहाँ पे वेलिंग वॉल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि वेलिंग वॉल किधर है और ये किसका पवित्र स्थल है? तो ये जूस का पवित्र स्थल है वेलिंग वॉल। ठीक है, फिर जूस के बाद वहाँ पे इसका क्रिश्चियंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइबल के हिसाब से वहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। ठीक है, जो लोग क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हो उन्होंने पढ़ा होगा लॉन्ग टाइम अगो इन बेथलेम। वहाँ पे बेथलेम है। ठीक है, बेथलेम, वेलिंग वॉल, और ये जो अरब्स है या मुस्लिम्स है, ठीक है, यहाँ पे उनका है अल अक्सा मॉस्क। ये अल अक्सा से जो है प्रॉफिट मोहम्मद, इन्होंने स्वर्ग का रास्ता लिया था। सो फ्रॉम दिस एरिया ही हैड गॉन टू हेवन। तो स्वर्ग में जाने का रास्ता बताया था। इसीलिए जो भी मुस्लिम्स है वो लोग जाते हैं अलक्सा में और उनको लगता है कि यहाँ से वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो दिस इज देयर थर्ड होलीएस्ट साइट। मक्का, फिर मदीना, फिर अलक्सा। दिस इज द थर्ड होलीएस्ट साइट फॉर द अरब्स, होलीएस्ट साइट फॉर द जूस एंड होलीएस्ट साइट फॉर द क्रिश्चियंस। तो दिस इज व्हाई जेरूसलम वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यूएन ने उसको अपने हाथ में रखा था। बट आपको दिख ही रहा है कि किस तरीके से ये पूरा छीन चुका है। ठीक है, तो इसके जो फोटोज है, ये बेथलेम है। ये बेथलेम में दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा क्रॉस। ठीक है, तो दिस इज द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में नहीं पैदा हुए थे, जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे एक तबेले में। ठीक है, तबेला पता है ना, हॉर्स जहाँ रहता है, स्टेबल, वहाँ पे पैदा हुए थे। ठीक है, तो वो जगह है, वहाँ पे उन्होंने चर्च बना दिया है। ठीक है, ये है अल अक्सा मॉस्क। ये जो डोम दिख रहा है, दिस इज अल अक्सा मॉस्क। और ये जो वॉल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वॉल है जूस का, वो होली प्लेस। ठीक है, ये वेलिंग वॉल है। ये वॉल आपको छोटा लग रहा होगा बट इसके सामने इंसानों को देखो, चींटी नहीं दिख रहे। तो ये जो वॉल है बहुत ऊंचा है, करीब 170-180 फीट कुछ ऊंचा वॉल है ये। ठीक है, सो दिस कॉल्ड एज अ वेलिंग वॉल। ठीक है, तो सब ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जेरूसलम में ये तीनों होली साइट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इसलिए सबका नजर इसके ऊपर रहता है। ठीक है, क्योंकि ये पैलेस्टीनियों को लगता है कि ये जो इजरायली है, ये लोग हमारा एक्सेस बंद कर देंगे। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, अलक्सा से। ठीक है, तो इसीलिए ईरान जो है ना, ईरान बड़ा प्रोटेक्टर बनता है। ठीक है, जीसस वाज बोर्न इन जूस फैमिली, यस, फैमिली में बॉर्न हुए थे। ठीक है, फैमिली में मतलब वो उनके उधर रहते थे। ठीक है, अभी देखो धर्म के नाम पे अपन चर्चा नहीं करेंगे इधर, ना ही करे तो अच्छा है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान जो है ना, ईरान ने कसम खा रखी है कि जब तक हम लोग है तब तक अल अक्सा का जो क्या बोलते हैं, अल अक्सा जाने का जो रास्ता है वो कोई नहीं ब्लॉक कर सकता। तो ईरान इसके लिए क्या कर रहा है बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। 3 वॉर तो लड़ चुके हैं, तीनों में इनको बहुत बुरी तरह हार मिली है। पिछले बार प्री वार्निंग उनको बहुत भारी पड़ गया था। ये हो गया था 6 डे वॉर। ठीक है, यस, ये हो गया 6 डे वॉर। ये इसराइल का फ्लैग है, ये लोग झंडा फहरा रहे हैं जीतने के बाद। ठीक है, यस। नाउ इसके बाद योम किपुर। योम किपुर जो है, योम किपुर जूस का होलीएस्ट फेस्टिवल है। साल में एक बार आता है योम किपुर। ये जूस का होलीएस्ट फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है ना, जैसे ये क्रिश्चियंस में भी होता है, मैं क्रिश्चियन स्कूल में था, पता था मेरे को। तो डे ऑफ कन्फेशन बोलते हैं इसको, द डे ऑफ कन्फेशन। आपने जो भी पाप कर रखे होंगे, जाओ आप, जो भी उनका पोप होता है, ठीक है, प्रीस्ट होता है या पोप होता है, पोप के पास जाओ। ठीक है, भगवान के सामने जो है अपने सारे के सारे जो गुनाह है, आपने जो भी पाप किए वो कबूल करो।
तो जो पोप होंगे वो आपके ऊपर थोड़े होली वाटर स्प्रिंकल कर देंगे, बोलेंगे जो आपने कर दिया कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मत करना, ठीक है ना? इसके बाद तुम जो है एकदम अच्छी लाइफ जीना। वो हाँ, हाँ करके वो आ जाते हैं। फिर वो साल भर फिर से पाप करते हैं, अगले साल फिर से जाते हैं, फिर से वो अपना जो है वहाँ पे सारा कन्फेस करते हैं। तो ये जो यौम किपुर है, ठीक है? हाँ, हाँ, वही उनके गंगा में स्नान हो गया। यस, आई हैव सीन दिस वन्स, ओके, मैंने मैंने भी देखा है। ठीक है, तो यम किपुर इनके जूस के लिए ये सेम टाइप का फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये लोग बहुत मानते हैं इसको। तो क्या हुआ, अब जो इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट आपको अब ना अमरीश पुरी का रोल निभाता हुआ दिखेगा। ठीक है, एकदम मतलब वो खतरनाक टाइप का विलेन बनता हुआ दिखेगा अब। ठीक है, इजिप्ट जो है अब बोला कि अब बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। ठीक है ना, अब तो मैं उनको इस टाइम पे मारूंगा जिस टाइम पे ये लोग यौम किपुर मना रहे होंगे। ठीक है, तो 1973 में जब इनका यौम किपुर फेस्टिवल था, उन्होंने पिछली बार जो गलती की थी वो अगली बार नहीं की। ठीक है, इस बार उन्होंने सारा का सारा जो इनका प्लानिंग एकदम सीक्रेट रखा। इनफैक्ट वॉर से जस्ट 4 घंटे पहले अपने सैनिकों को बताया इनका प्लानिंग क्या क्या चल रहा है। अपने सैनिकों को तक इन्होंने प्लानिंग नहीं बताया। ठीक है, तो यौम किपुर वॉर में इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने इतनी सीक्रेटली प्लानिंग की, जॉर्डन के साथ भी, जॉर्डन को भी इसमें बुलाया था उन्होंने। ठीक है ना, जॉर्डन एक बार पूरा मार खा चुका है, फिर भी शर्म नहीं आती उसको। ठीक है, तो जॉर्डन भी आ गया। ठीक है, तो बोला कि इस बार हमने इतना सीक्रेटली प्लान किया ना, अब उनको कुछ नहीं पता चलेगा। यौम किपुर फेस्टिवल भी है, बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, रौंड देंगे इस बार। ठीक है, तो इजिप्ट का प्लान तो बहुत अच्छा था। ठीक है, सही में अच्छा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, इजिप्ट ने जिस दिन इनका यौम किपुर चल रहा है इसराइल में, सारे के सारे जो सैनिक थे उन्होंने सिनाई पेनिनसुला में उतार दिया 90% सैनिक। तो इनका जो 90% सैनिक है वो सिनाई पेनिनसुला में ऑक्युपाई कर चुका है। ठीक है, और सिर्फ 10% सैनिक उनके मेन वाले इजिप्ट में है, यहाँ पे तैनात है। ठीक है, और बाकी 90% सिनाई पेनिनसुला में। तो ये अचानक से 90% जो सैनिक थे, ये अचानक से इसराइल के ऊपर अटैक कर देते हैं। और 90% सैनिक इतने बड़े कंट्री का बहुत होता है। तो इसराइल को जो है इन्होंने यहाँ से पूरा घेर लिया, और इसराइल को यहाँ से वो लोग मारते रहे। जब इसराइल मार खा रहा था, क्योंकि अब बुरी तरह से मार खा रहा है इसराइल, बहुत ही बुरी तरह से मार खा रहा था, उस टाइम पे यहाँ से जॉर्डन ने भी चालू कर दिया। अब इसराइल बोला कि डिफेंड भी नहीं कर सकते अब इस टाइम पे। डिफेंड करेंगे, दोनों तरफ से टू फेज वॉर हो रहा है, तो हम लोग तो मारे जाएंगे। अब हम लोग के जो मर रहे हैं तो उनको मरने देंगे, हम एक अलग से सेना बनाकर यहाँ से भेजेंगे। विल स्टार्ट ऑफेंसिव नाउ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से निकले, और ये लोग यहाँ के मेन इजिप्ट में आ गए। यहाँ से जो मार खा रहे थे, अब जो मर रहे वो मर रहे, अब क्या कर सकते हैं। बट उन्होंने यहाँ से एक सैनिक का टुकड़ा बनाकर, एक वो बनाकर उन्होंने यहाँ पे भेज दिया, और इनके सारे सैनिक इधर लग गए। और इधर तो केवल 10% थे ना इनके सैनिक, तो उन्होंने इनके ऊपर शेलिंग चालू कर दी। इजिप्ट ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है उनके साथ। इजिप्ट ना मतलब प्लानिंग में एक कदम पीछे है। उसने कभी नहीं सोचा कि ये लोग ऐसे निकल कर ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो 10% सैनिक थे, ये तो मतलब उनका जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम था, उससे तो इनको ये पूछ रहे थे भाई पीछे क्यों मार रहे हो। मतलब उनके दिमाग में ये भी सोच नहीं आई कि ये लोग यहाँ से आकर मार सकते हैं। वो इनको मैसेज कर रहे कि भाई तुम लोग पीछे क्यों फायर कर रहे हो। बोला हम तो नहीं कर रहे। अच्छा, इसका मतलब वो घुस गए। अब इन्होंने क्या किया, इन 10% को तो मार ही दिया, साथ ही साथ इनका लैंड कैप्चर कर लिया। ठीक है ना, अब जब लैंड कैप्चर कर लिया, अब तो क्या करेंगे, इनको पीछे आना पड़ा। अब जब ये पीछे आएंगे तो ये तैयार बैठे, आओ भाई आओ। ठीक है ना, तो जब ये लोग सिने पेनिनसुला से आए, तो इनको जो है यहाँ पे एकदम मस्त घेर के लाल बत्ती दी। ठीक है, तो इजिप्ट को तो फिर से रोन दिया उन्होंने। ठीक है, अब इस बार उनको बहुत अच्छे से मारा। फिर जो है यहाँ पे जॉर्डन फिर से जो है उसके पसीने छूट रहे। अब तो ये भैया मार खा रहे, अब हमारा क्या। तो इसराइल ने बोला कि भाई तुम तो भूल गए शायद पिछले बार क्या हुआ था। तो इसराइल घुसकर जॉर्डन को जो मारा, जॉर्डन ने हाथ जोड़ लिए कि भाई हम तुम्हारे ऊपर कभी अटैक नहीं करेंगे, विल नेवर अटैक यू एवर अगेन। जॉर्डन उसके बाद कभी नहीं आया। ठीक है, जॉर्डन ने जो मार खाया अगली बार यौम किपुर वॉर में। और इस बार क्या है ना, इसराइल इस बार बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था कि उनका फेस्टिवल था, बहुत होली फेस्टिवल है। ठीक है, इस बार जो उन्होंने मारा, वो तो भाई देखने लायक मारा उन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। ठीक है, तो जॉर्डन तो पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है, हाँ, जॉर्डन और पाकिस्तान एक ही किस्म के है, जो भी है। ठीक है, तो यौम किपुर वॉर ये था। ठीक है, इसमें भी आपको पता ही चल गया, इसराइल जीत गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इजिप्ट बहुत बुरी तरह हारा। ठीक है, सीरिया पहले ही हार चुका था, जॉर्डन भी हार गया। तो अब सारे ये जो अरब कंट्रीज है, इन्होंने तो हाथ जोड़ लिए कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब कौन मार नहीं खाया है, अब ये जो है ना छोटा सा इधर नन्ना मुन्ना बच्चा,
ये जो ऊपर है, ये भाई साहब लेबनान। बोले अरे क्या तुम सीरिया वाले हार गए, जॉर्डन वाले हार गए, इजिप्ट वाले हार गए, हट तुमसे कुछ नहीं हो सकता, अब हम देखो हम जाएंगे, हम बनेंगे शेर। तो क्या हुआ कि इन्होंने सारे पैलेस्टाइनों को बोला, ये काम करो हम तुम्हें जगह देते हैं। लेबनान ने बोला तुम हमारे पास आओ, हम देखते हैं कि तुमको कौन मारता है। ठीक है, तो सारे पैलेस्टाइनी यहाँ पे पहुंच गए, किधर, साउथ लेबनान में। ठीक है, ये जो साउथ लेबनान था ये पूरा जगह इन्होंने अपने ट्रेनिंग ग्राउंड बना दिया इधर, और यहाँ पे सारे पैलेस्टाइनों को उन्होंने ट्रेन किया। इनकी नेशनल आर्मी ने ट्रेन किया इनको, कि अब देखो हम कैसे मारते हैं उनको। ठीक है ना, तो लेबनान ने ऐसी ट्रेनिंग दी उनको, और यहाँ से ट्रेन करने के बाद जस्ट यहाँ से भेजे ही थे, जस्ट बॉर्डर ही क्रॉस किया था, इसराइल तैयार था, इसराइल ने पूरा लेबनान तोड़ दिया इनका, एकदम अंदर अंदर तक घुसकर बायरूट तक मारा उन्होंने। जस्ट वो लोग वेट कर रहे थे कि तुम क्रॉस करके आओ, बस तुम क्रॉस करके आओ, दिखा दे तुम। तो ये था 1982। 1982 में लेबनान ने बस क्रॉस ही किया था, कुछ किया नहीं, अंदर कुछ उखाड़ा नहीं है, लेकिन वो वॉर करने के लिए आए, इनके पास पूरा अभी। देखो क्या है ना, इसराइल ने हमेशा ये देखा कि इंटरनेशनल प्रेशर हम पे कभी नहीं आना चाहिए, हमको कोई आके ये नहीं बोलना चाहिए कि तुमने पहले अटैक किया। दे जस्ट अलाउड देम टू क्रॉस द बॉर्डर। जैसे ही इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया हथियार के साथ, ऑब्वियसली बात है फोटोज कैप्चर हो गए, हमने देखो कुछ नहीं किया, वो लोग आए थे हमारे पास, लेकिन ठोका तो इन्होंने ऐसा कि लेबनान में भी कुछ नहीं बचा, ये दूसरा जॉर्डन बन गया। ठीक है ना, तो लेबनान इसके बाद कभी नहीं उठ पाया लेबनान। लेबनान ने भी हाथ जोड़ लिए, भैया हम भी कभी नहीं आएंगे, हमसे भी ना हो पाएगा। ये पांचवा वॉर था। पांचवे वॉर के बाद किसी भी कंट्री की दोबारा कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनके तरफ कुछ भी जाकर करें। एक एक को इतना धोया, एक एक को, मतलब आज अब तो कोई नहीं करेगा उधर साइड में। लेकिन हुआ ही है ना, ये अब देखो सब लोग हार मान चुके हैं। ठीक है, जॉर्डन हार मान चुका है, सीरिया हार मान चुका है, लेबनान हार मान चुका है, इजिप्ट हार मान चुका है। ठीक है ना, सऊदी अरेबिया ने कभी कुछ नहीं किया। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने कभी इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि सऊदी अरेबिया यूएस का दोस्त है। सऊदी अरेबिया किसका दोस्त है, यूएस का दोस्त है। इसलिए कई लोग ना सऊदी अरेबिया से कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि भाई प्रॉब्लम, मतलब वो लोग यहाँ पे तो सपोर्ट करते हैं बट कभी खुलेआम आते नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया यूएस का दोस्त है। इनफैक्ट पता है आपको, सऊदी अरेबिया ने यूएस को एक एयरपोर्ट दे रखा है अपना, कि जब भी तुमको अपने एयरफोर्स इधर भेजने भेजो, इसराइल के सपोर्ट के लिए। तो इसलिए सऊदी अरेबिया के बारे में भी ओआईसी भी कंफ्यूज्ड है, ये भाई सही कौन सा तरफ है, हमारे तरफ है या ये क्या बोलते हैं इसराइल की तरफ है, कोई समझ नहीं पाता। ये उन्होंने अपना एक एयरपोर्ट दे रखा है जहां से यूएस के एयरक्राफ्ट आते हैं जब भी इसराइल को जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, हमारी बात समझ में, तो इसराइल का ये हुआ। लेकिन अब देखो क्या है कि कोई कंट्री को उखाड़ नहीं पाया इनका, ना तो इजिप्ट को उखाड़ पाया, ना तो सीरिया को उखाड़ पाया, ना तो लेबनान उखाड़ पाया, ना तो ये जॉर्डन उखाड़ पाया। अब हुआ क्या, ये लेबनान के सदर्न पार्ट में, सदर्न लेबनान में अब क्या हुआ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ठीक है, क्योंकि लेबनान को इतना मारा ना, तो वहां के लोग एकदम चिढ़ गए थे। ठीक है, तो लेबनान में क्या हुआ, लेबनान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप की बनी। अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी जो खुद बनाता है वो कभी बोलता नहीं है कि मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हूँ। तो लेबनान ने कहा कि हम लोग जो है पैलेस्टाइन के फ्रीडम के लिए बना रहे हैं। तो उन्होंने एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं हिजबुल्लाह। ठीक है, ये हिजबुल्लाह आपने न्यूज में सुना होगा। तो हिजबुल्लाह ये एक मिलिटेंट ग्रुप बना जो कि बेसिकली चाहता था इनको हराए, क्या बोलते हैं, इसराइलियों को हराए और पैलेस्टाइन को आज़ाद करे। ये बड़े बड़े देश कुछ नहीं कर पाए, ये हिजबुल्लाह करेंगे। ठीक है, तो ये है हिजबुल्लाह के लोग, तो दिस आर द पीपल। ये जो है इसके हाथ में वही लिखा है, फ्री पैलेस्टाइन लिखा हुआ है, ये मैसेज वो है। ठीक है ना, तो ये बना सदर्न लेबनान में इन द ईयर 1982। हिजबुल्लाह का बना 1982 में बना। और इन्होंने इसके बाद बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर्स किए। प्रॉक्सी वॉर्स मतलब इलीगली बोल सकते हो, या कोई कंट्री का सपोर्ट नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट जैसे हमारे ऊपर पाकिस्तान करता रहता है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर्स। ठीक है, तो वैसे ही हिजबुल्लाह जो है कंटिन्यूअसली उनको अटैक करता है। वैसे ही अंदर पैलेस्टाइन के अंदर, ये जो गाजा स्ट्रिप थी और जो वेस्ट बैंक था, वहां पे भी एक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको बोलते हैं हमस। तो ये तो आपने नाम सुना होगा भी न्यूज में, हमस के ऊपर ही तो एयर स्ट्राइक किया है गाजा में। ठीक है, तो ये हमस, और ऊपर से लेबनान से हिजबुल्लाह। ठीक है, तो ये हमस वाले हैं। ठीक है, पैलेस्टाइन तो फ्री ही था ना, बस वो लैंड इसराइल की थी। फ्री कहाँ है, हाँ तो इसराइल की लैंड तो, अगर मान लेते हैं इंडिया को बोलते हैं कि ब्रिटेन बोलता है कि तुम इंडियंस यहाँ पे रहो, लेकिन ये लैंड हमारा, तो हम लोग क्या फ्री है क्या, अगर ब्रिटिश ने ऐसा बोला होता। इनफैक्ट पहले यही तो किया था उन्होंने,
लैंड बिलोंग्स टू अस, यू आर जस्ट स्टेइंग ओवर हियर, उसको थोड़ी फ्री बोलते हैं। पैलेस्टाइन कहाँ फ्री है? ठीक है, तो ये जो है हमास बना पैलेस्टाइन के अंदर ही, गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में, जो कि वहां के आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, अब गलत है सही है इसका फैसला बाद में करेंगे। ठीक है, तो एक फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट भी लॉन्च हुआ था जो कि नॉन वायलेंट था। ठीक है, 1988 में एक फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। इसको लॉन्च करने वाले इंसान का नाम था यासिर अराफात। ठीक है, ये भी बहुत रिस्पेक्टेड फिगर है, गांधी जी जैसा फिगर मानते हैं। ठीक है, तो यासिर अराफात जो है ये इंसान है। ठीक है, ही इज यासिर अराफात। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई हमको पुराना वाला वो नहीं चाहिए, 55% वाला पैलेस्टाइन नहीं चाहिए, छोड़ो उसको, वो बात पुरानी। बट 1949 में इसराइल ने फर्स्ट वॉर के बाद, जस्ट फर्स्ट वॉर के बाद जितना पार्ट प्रॉमिस किया था, ये गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक, कम से कम इतना तो लौटा दो। बाद में तो इसको भी छीन लिया ना। बोला कि अब पैलेस्टाइन के नाम पे कम से कम गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक इतना तो दे दो हमें, हम इतने ही पैलेस्टाइन में खुश हैं। ये उनकी पहली डिमांड थी। सेकंड डिमांड थी कि अब जैसे इज़राइल जो है, इज़राइल इज़ अ कंट्री, दिस इज़ अ नोटिफाइड कंट्री इन द यूएन। ठीक है ना? देखो ऐसा है, कोई भी कंट्री अगर कंट्री ऑफिशियली बनना चाहता है, उसको यूएन में अपना नाम रजिस्टर करना पड़ता है। तो यूएन के हिसाब से आज के डेट में 193 कंट्रीज़ है। वैसे देखा जाए अनऑफिशियली तो 203 है। ऐसे 10 कंट्रीज़ है जिसको यूएन अभी भी कंट्री नहीं मानता। ठीक है ना? एक तो अभी वो भी बनाया था, एक स्वामी, कोई तो एक स्वामी जी है, ठीक है? उसने भी एक कंट्री बना रखी है, उसने बोला कि मैं भी कंट्री बना रहा हूँ, ठीक है? नित्यानंद शायद, स्वामी नित्यानंद करके कोई है, ठीक है? उसने भी एक कंट्री बनाई थी लास्ट ईयर इंडियन ओशन में। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे-ऐसे चीज़ों को जो है यूएन थोड़ी परमिशन देगा। तो परमिटेड कंट्रीज़ कितने हैं? 193 है, ठीक है? तो यासिर अराफात ने हाँ, हाँ, जो भी ये खरीदी है, बनाई है, जो भी किया है, कुछ तो किया है, ठीक है? कुछ तो न्यूज़ में देखा था मैंने। ठीक है? तो अब सुनो क्या कह रहा हूँ। तो यासिर अराफात ने ये कहा, ये जो गाज़ा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक है, कम से कम ये इसको डिक्लेयर कर दो कि ये पैलेस्टाइन है और इसको यूएन का परमिट दे दो कि ये कंट्री है। तो यूएस ने बोला कि हाँ, हाँ, हम तुमको दिला देंगे एकदम। ठीक है, तुमको पैलेस्टाइन चाहिए ना? ठीक है। यूएस भगवान बनना चाहता था उस टाइम पे। 1988 की बात है। यूएस वांटेड टू बिकम अ गॉड फिगर इन द मिडल ईस्ट। उनको भगवान बनना था, हम सबकी मदद करते हैं। तो 1988 में उन्होंने यासिर अराफात को और पूरे पैलेस्टाइन को प्रॉमिस किया कि वी विल रिकॉग्नाइज यू एज़ अ कंट्री। ठीक है ना? तो सारे पैलेस्टाइन वाले खुश हो गए, ये तो यूएस की जय-जयकार करने लग गए। ठीक है? यूएस बाबा की जय करने लग गए। बट हुआ क्या? उसी साल जो यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली था, हर साल जनरल असेंबली सितंबर में बैठता है, पता करना ये। एवरी ईयर जनरल असेंबली मीट्स इन द मंथ ऑफ सितंबर, हर साल। ठीक है? कोई भी ईयर हो, एवरी ईयर दे मीट इन द सितंबर मंथ। ठीक है? जनरल असेंबली। तो यूएन की जब जनरल असेंबली हुई, तो कोई भी कंट्री जब ऑफिशियल बनता है तो जनरल असेंबली के मीटिंग में जाता है। तो इसका मतलब कितने सीट्स है आज के डेट में वहाँ पे? 193 सीट्स है। तो पैलेस्टाइन भी पहुँचा था। पैलेस्टाइन आल्सो वेंट देयर। तो यूएस ने बोला, "ए कहाँ, हेलो कहाँ आ रहे?" बोला, "अरे आपने ही तो बोला था हम कंट्री है।" बोला, "निकल यहाँ से, निकल यहाँ से।" तो यूएन से जो है पैलेस्टाइन को भगा दिया। इसका मतलब उनको जनरल असेंबली का पार्ट नहीं बनने दिया, मतलब कंट्री तो सिर्फ़ मुँह के लिए है, मुँह पे बोलने के लिए कि तुम कंट्री हो। यूएन का जब तक रिकॉग्नाइज़ेशन नहीं मिलता, तब तक आप कंट्री कैसे हो? तो यूएस ने उनको धोखा दिया। सीधी बात ये है, रिकॉग्नाइज़ेशन के नाम से उन्होंने धोखा दिया, क्योंकि देखो यूएस और इज़राइल दोस्त है। अगर यूएस चाहता, तो यूएस इज़राइल को बोल सकता था कि भई वो जगह छोड़ दो, ठीक है? उनको रिकॉग्नाइज़ कर देते हैं, यूएन का पार्ट बना देते हैं, बट यूएस ने नहीं किया। वो तो चाहता है इस जगह पे टेंशन बने रहे और वो भगवान बनता रहे बीच-बीच में आके। ठीक है? अब भगवान बनने की कहानी एक और सुनाऊँगा। ठीक है? तो ये हुआ, तो फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट जो है इसीलिए सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है? बाद में जो है उसी को मरवा दिया था। यासिर अराफात को जो है पोलोनियम खिला के उसको मार दिया था। ठीक है? तो यासिर अराफात डाइड एंड उसके बाद से तो यही हिज़्बुल और ये हमास, यही दोनों ग्रुप लड़ रहे हैं उनके लिए। ठीक है? तो अब क्या हुआ कि अब सारे कंट्री समझ गए कि हम जो है इज़राइल से नहीं लड़ सकते, अरब कंट्रीज़। तो अभी ये लोग क्या करने लगे, पीस एग्रीमेंट साइन करने लगे कि ठीक है, हम तुम्हें कंट्री मानते हैं। अभी कैसा था ना, इनफैक्ट अभी भी आज के डेट में भी ऐसा है कि अरब कंट्रीज़ डू नॉट रिकॉग्नाइज़ इज़राइल एज़ अ कंट्री। अरब कंट्रीज़ आज भी इज़राइल को कंट्री नहीं मानता। वो लोग पैलेस्टाइन को कंट्री मानते हैं। बट उनके मानने ना मानने से क्या होता है, यूएन तो मानता है। यूएन तो इज़राइल को कंट्री मानता है। ठीक है? तो क्या है कि क्योंकि अरब कंट्रीज़ इज़राइल को एज़ अ कंट्री नहीं मानते, इसका क्या इम्प्लीकेशन है? इसका इम्प्लीकेशन ये है, जैसे मान लो कि यूएस और इंडिया 2 कंट्रीज़ है ना, तो इनके बीच में डिप्लोमैटिक रिलेशन होता है।
इंडिया की एम्बेसी यूएस में रहेगी, यूएस की एम्बेसी इंडिया में रहेगी, इन दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड होगा, ये सब होगा। अब क्या है कि कोई भी अरब कंट्री इज़राइल को जब कंट्री नहीं मानेगा, तो ना तो इज़राइल के डिप्लोमैट्स उन कंट्री में जाएँगे, ना तो वो कंट्री के डिप्लोमैट्स इज़राइल में आएँगे, ठीक है? तो इनके बीच में ना तो ट्रेड होता है, ना तो कुछ होता है। तो अब क्या है कि अरब कंट्री समझ गए इज़राइल से लड़ नहीं सकते। तो क्या है कि जब कोई ताकतवर है, उनके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कौन पिटा है? इजिप्ट पीटा है। इससे सबसे पहले इजिप्ट ने ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने 1979 में इज़राइल को एज़ अ कंट्री डिक्लेयर कर दिया और उनके बायलैटरल टाइज़ स्टार्ट हो गए तब से। अब इज़राइल और इजिप्ट नहीं लड़ते, ठीक है? अंदर ही अंदर गुस्सा होगा तो पता नहीं, बट ऊपर से तो अब नहीं लड़ते, ठीक है? फिर जॉर्डन को सेकंड मारा था, बहुत कूटा था इनको। तो जॉर्डन ने 1994 में बड़े भैया को देखते हुए साइन कर दिया था पीस एग्रीमेंट। बट और किसी कंट्री ने साइन नहीं किया। ना तो सऊदी अरेबिया ने किया, ना तो सीरिया ने किया, ना तो जॉर्डन ने किया, किसी ने नहीं किया। ठीक है? तो अंटिल लास्ट ईयर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाया, किसके बीच में? इज़राइल, यूएई और बहरीन के बीच में, ठीक है? तो ये अब्राहम अकॉर्ड किया था इज़राइल, यूएई और बहरीन ने, मतलब इज़राइल इज़राइल तो खुद कंट्री है, यूएई और बहरीन ये दोनों भी तो अरब कंट्रीज़ है ना, इन दोनों में रिकॉग्नाइजेशन दे दिया कि हम भी अभी इज़राइल को कंट्री मानते हैं और हम भी बायलैटरल रिलेशंस रखना चाहते हैं, ठीक है? तो ये जो पीस एग्रीमेंट साइन हुई थी, दिस इज़ कॉल्ड एज़ अब्राहम अकॉर्ड। और ये क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, इसलिए इसमें यूएस का भी हाथ है, ठीक है? और इसके वजह से पता है आपको, डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज़ मिलने वाला था, नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है? उन्होंने जो इनके बीच में समझौता करवाया, इसलिए ही वाज़ नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है? तो खुद ही अपने आप को अब अवार्ड देंगे तो अब क्या करेंगे, ठीक है? तो अब क्या है कि अब ऐसा है कि यूएई का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सारे ये क्या बोलते हैं अरब कंट्रीज़ पे। अब यूएई ने कर लिया, बहरीन ने कर लिया, धीरे-धीरे सारे छोटे कंट्रीज़ कतार, है ना? कुवैत, फिर ये यमन, ओमान, ये सारे इसके बाद एक-एक करके लाइन में करते रहेंगे देखना। वन्स दे रिकॉग्नाइज़ तो धीरे-धीरे क्या है कि ये पूरा मामला धीरे-धीरे ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना? और ये हुआ लास्ट ईयर अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ। वन ऑफ द क्या बोलते हैं अरेबियन नेशन एक्सेप्टेड इज़राइल एज़ अ कंट्री। इसीलिए 2021 में ये अटैक हुआ। ये हमास ने अटैक किया। इस बार हिज़्बुल्लाह ने नहीं किया। हिज़्बुल्लाह पहले बहुत अटैक करता था, ठीक है? हिज़्बुल्लाह का एक बहुत फ़ेमस अटैक 2000 वाला है। 2000 में जो है ये मतलब हिज़्बुल्लाह कहाँ का है? लेबनान का है ना? तो दैट वाज़ अ प्रॉक्सी वॉर। किसने मारा था? हिज़्बुल्लाह ने मारा था। ये लोग छोटे-छोटे हथियार मारते हैं। रॉकेट लॉन्चर 200 किलोमीटर का रेंज है, 100 किलोमीटर का रेंज है, 50 किलोमीटर का रेंज है। इतनी ही औकात है इनकी। तो छोटे-छोटे हथियार मारते हैं। बट होता क्या है ना, ये जो इज़राइल है ये सीधा जाके एयर स्ट्राइक करके आता है, पूरा फोड़ के आता है। तो 2000 में भी लेबनान को फिर से रौंद दिया था उन्होंने। फिर 2006 आया। 2006 में भी हिज़्बुल्लाह ने इनको छोटे-छोटे रॉकेट्स मारे। उसके बदले में इन्होंने फिर उनको रोन दिया। 2006 में जो हिज़्बुल्लाह ने अटैक किया था, उसके बाद इज़राइल ने कहा कि देखो वो लोग छोटे बॉम्ब मारे, बड़े बॉम्ब मारे, हमारे लोग तो मर रहे हैं ना। तो इज़राइल ने क्या किया, मैंने कहा ना बहुत दिमाग है, बहुत हाई अमाउंट की इनकी थिंकिंग है। तो इज़राइल ने बोला कि हमें एक ऐसा चीज़ चाहिए, जो कि पूरे कंट्री को ऊपर से शेड बनाए, ठीक है? एक कंट्री को ऊपर से पूरा एक डोम की तरह मतलब इनविजिबल डोम की तरफ करे। तो इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई आयरन डोम, ठीक है? उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई आयरन डोम। 2011 में ये कंप्लीट हुआ और 2012 में ये इंडिया को उन्होंने मतलब पूछा था कि आप खरीदोगे क्या? दे स्टार्टेड सेलिंग दिस टू द अदर कंट्रीज़ आल्सो। इंडिया ने नहीं खरीदा, क्यों मैं रीज़न बताऊँगा बाद में, ठीक है? तो ये आयरन डोम टेक्नोलॉजी उन्होंने लाई 2006 के बाद, ठीक है? उसके बाद भी अटैक होते रहते हैं, 2011 में हुआ, 12 में हुआ, 18 में हुआ, तो ये हिज़्बुल और ये हमास मारते रहते हैं, ठीक है? तो हमास के जो है अब हथियार ये है अब्राहम अकॉर्ड, ये जो फ़ोटोज़ है ना, ये देखो डोनाल्ड ट्रम्प भी बैठा है उधर, ठीक है? ये लोग जो है एग्रीमेंट की कॉपी दिखा रहे हैं, ठीक है? दे आर शोइंग द एग्रीमेंट कॉपी, ठीक है? कितने हँस रहे हैं ये लोग है ना, फेसबुक पे डालेंगे इसके बाद। इज़राइल की प्रिपेयर्डनेस मैंने बताई आपको। हाँ, एक और चीज़ है, वो लोगों ने ना अपने पब्लिक को बहुत सेफ्टी रखा है उधर। उनको पता है कि बार-बार कोई ना कोई अटैक करता रहता है, इसलिए उन्होंने बंकर्स बना रखे कहीं-कहीं पे। ठीक है? बहुत सारे एरियाज़ में ऐसे बंकर्स है। ये लैंड है, उसके बीच में ऐसा एक डोम टाइप का है, इधर अंदर जाने की जगह है। ठीक है? जब भी कोई भी अटैक करता है, रॉकेट वगैरह होते हैं, पूरे कंट्री में सायरन बजता है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि सायरन बज रहा है जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ है। पूरे कंट्री में सायरन बजता है, ठीक है? तो सारे के सारे जो उनके सिटिज़न्स हैं, वो लोग इसके अंदर चले जाते हैं, बंकर के अंदर। बंकर के अंदर कुछ इनको दम घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है, अंदर सब कुछ है। अंदर पब-वब सब है अंदर, नाइट क्लब वगैरह सब है।
इसके अंदर एसी रूम्स वगैरह सब है, होटल्स वगैरह सब है, दे हैव एवरीथिंग अंडरग्राउंड। तो ऐसे टाइम पे भी ऐसा नहीं कि सिटीजन्स को कोई मर के जीना है। हाँ, सारे सिटीजन, ऐसे बहुत सारे डोम बना रखे हैं उन्होंने, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बंकर सिस्टम बना रखे हैं अंडरग्राउंड। और ये ऐसे है कि इसके ऊपर कोई भी मिसाइल गिरे, कुछ भी गिरे, कुछ नहीं होने वाला। अब देखो, आप ये पूछ रहे हो सारे सिटीजन्स, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो। आप सारे सिटीजन्स बोलो अरे बाप रे इतना पॉपुलेशन। उनका कंट्री महाराष्ट्र का 12 गुना छोटा है, जिसकी पॉपुलेशन हमारे पुणे की बराबर है। हरी बात समझ लो, इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये है हमस के रॉकेट्स। ठीक है, दे यूज कासिम रॉकेट्स। ये जो कासिम रॉकेट है, ये कौन देता है? मैंने कहा था ना, ईरान। इसने प्रॉमिस कर रखा है जब तक हम हैं तब तक जो है ये इजराइल कभी भी अल अक्सा का वो जो एंट्री है बंद नहीं करवा सकता। ठीक है ना? तो ये जो ईरान है, ये इनको ये सब रॉकेट्स देता रहता है। तो पुराने जमाने में तो ऐसे रॉकेट्स थे हमस के पास ना। हंसोगे आप देखकर। ये दिख रहा है, रॉकेट सही है, हमस के रॉकेट्स। ऐसा लग रहा है बच्चा भी जाकर इसको लात मार के उड़ा देगा। और दूसरे तरफ मतलब आप सोचो, ये है हमस का रॉकेट, दूसरे तरफ है इसराइल, जो कि मतलब देखकर इसमें अब सोच ही लो क्या होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। आजकल वो लोग ये फोड़ते हैं। ये कासम रॉकेट है। ठीक है, ये जो कासम वगैरह भी है ना, इसको जो वो लोग फोड़ते हैं। हाँ, इस पे तो कल कल बच्चे यही बोल रहे थे, सर ये तो वो है, स्लाइड है, हम लोग तो बचपन में स्लाइड खेलते थे इस पे। ऐसे ही दिख रहा है। एनीवेज, तो ये आयरन डोम सिस्टम काम कैसे करता है? जैसे ही यहाँ से कोई रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक है, जैसे ही यहाँ से कोई रॉकेट लॉन्च होता है, इनके पास ये आयरन डोम को फायर करने के लिए ऐसे ये है, दिख रहा है ये ट्रक के ऊपर, यहाँ से बहुत सारे ऐसे रॉकेट्स फायर होते हैं। और ये हवे में ही इंटरप्रेट करता है और हवे में ही इसको फोड़ देता है। ठीक है, हवे में ही जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसकी एक्यूरेसी 90% है। इसका मतलब 100 रॉकेट आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि 10 इधर उधर गिरेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इस 10% भी इनकी ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए इन्होंने आयरन डोम बहुत ज्यादा लगाया। हर एक का 90-90% है ना एक्यूरेसी। तो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट रेंज में उतना इतने लगा है। ठीक है, कि अगर एक से मिस हो गया तो दूसरा वाला पकड़ लेगा, दूसरे से मिस हो गया तो तीसरा वाला पकड़ लेगा। तो इसीलिए क्या कि इतने उन्होंने उन्होंने 2000 से 3000 रॉकेट्स लॉन्च किए। बट कितने लोग मरे इसराइल में? केवल 7। ओनली 7 कैजुअलिटीज हैपेंड। उसमें से एक वो इंडियन है। ठीक है, आपको पता होगा वो एक केरला की है ना, इंडियन। ठीक है, तो ओनली 7 पीपल हैव डाइड सो फार। वेयर जो इसराइल ने अटैक किया है वो उनकी गिनती अभी हो रही है। ठीक है, कितने बिल्डिंग के नीचे दबे हैं, कितने इधर है, कितने उधर है। ठीक है, 150 160 तो मैंने आज ही सुबह पढ़ा। ठीक है, तो क्या है कि ये लोग इतना ज्यादा अटैक करते हैं, 2000-3000 रॉकेट छोड़ते हैं, इनका आयरन डोम सब पकड़ लेता है। और उनके पास तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, फालतू में मार खाते हैं, बट आएंगे रोज मार खाने। ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटी है ना, ये सिर्फ 70 किलोमीटर्स का है। ठीक है, तो ये जब वो लोग इंडिया को दे रहे थे, जब गाजा स्ट्रिप इसराइल का है तो पूरा एक्वायर क्यों नहीं कर लेते? तो किया तो है, गाजा स्ट्रिप इन्हीं का तो है। बट उन्होंने वहां पे उन लोगों को रहने के लिए जगह दी है। अगर वहां से उनको उठाकर फेंकेंगे ना तो इंटरनेशनल प्रेशर आएगा कि आप वहां के सिटीजन्स को कैसे निकाल सकते हो। हमारी बात समझ में देखो, एक चीज तो माननी पड़ेगी ना, आप लोग, मेरे को दिख रहा है जो आप इसराइल के तरफ हो। ठीक है, मेरे को जो चीज दिख रही है, यू आर फेवरिंग इसराइल, बट एक चीज माननी पड़ेगी हमें कि इसराइल कोई था ही नहीं देश। इसराइल वॉज नॉट अ कंट्री एट ऑल। एक तरीके से आप देखोगे तो इसराइल तो एक खुद के मतलब, अब ऐसे बोल सकते हो ना कि उन्होंने हड़प हड़प लिया इस लैंड को। ठीक है, लैंड हड़पा हुआ है उनका, और फिर भी वो दूसरों को मारे जा रहे हैं। एक तो ये भी पॉइंट है। बट क्या है कि हम लोग यहाँ पे हीरो को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो सबको रोंद रहा है इधर उधर। ठीक है, वी आर सपोर्टिंग, सो डो नॉट टेक साइड्स, व्हाई आई एम टेल यू, आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, मैं बताता हूँ कि क्यों हमें साइड्स नहीं लेने। और इन्होंने जब आयरन डोम इंडिया को दिया, हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका सिर्फ रेंज 70 किलोमीटर है। उनका देश बड़ा छोटा है। यहाँ से 70, यहाँ से 70 कवर हो जाता है। हमारा देश बहुत बड़ा है। कहाँ कहाँ लगाओगे इसको? कहीं से भी बॉम्ब आ जाएगा। तो कितने लगाओगे? हर 70 किलोमीटर पे लगाते लगाते बहुत जाएगा। और इसमें पता है, ये जो एक मिसाइल उड़ता है ना, 70 लाख लगते हैं इसके। एक मिसाइल के 70 लाख। ठीक है, उनके पास बहुत पैसा है। वो लगाते इतना पैसा, हम नहीं लगा सकते। हमको ऐसा ही सिस्टम चाहिए, लेकिन जिसका रेंज बहुत ज्यादा हो। तो इसीलिए हमने अभी खरीदा है S-400 फ्रॉम रशिया। इसका रेंज 400 किलोमीटर का है। 400 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा, सेम चीज है। यही ऐसे ही टेक्नोलॉजी है। कोई भी ऊपर से आने वाला जो मिसाइल होगा उसको ऊपर ही तबाह कर देगा। S-400, दिस वाज टेकन फ्रॉम रशिया।
And similarly, we have another system called as THAAD, THAAD, THAAD. ये हमने लिया है यूएस से, ठीक है। ये दोनों सेम सिस्टम है, ठीक है। यूएस वाला जो है ये थोड़ा सा ड्रोन वगैरह पे भी अटैक करता है। अगर कोई एक्यूरेसी समथिंग अराउंड 80%, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ S-400 इज समथिंग अराउंड 80%, क्योंकि रेंज ज्यादा है ना, 400 किलोमीटर है, तो 400 किलोमीटर में एक आध इधर उधर में सो सकता है, ठीक है। तो ये जो थार्ड है इसकी एक्यूरेसी और अच्छी है, थार्ड की एक्यूरेसी और अच्छी है, और वो ड्रोन्स वगैरह को भी रोकता है। ये जो S-400 है ये मिसाइल्स पे काम करता है, रॉकेट्स पे काम करता है, और एयरक्राफ्ट्स पे काम करता है, ठीक है। और थर्ड जो सिस्टम है वो अनमैन्ड व्हीकल्स पे, मतलब ड्रोन्स वगैरह पे काम करता है। तो ऐसे दो सिस्टम हमने ऑलरेडी ले रखे हैं। अभी तक आया नहीं है, S-400 की डिलीवरी नहीं हुई अब तक, बट होगी, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। ये है रिसेंट अटैक। ये जो बिल्डिंग यहाँ पे दिख रहा है, ब्लू ब्लू कलर का बिल्डिंग, दिस इज अल जजीरा। ये अल जजीरा ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि पूरे जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है सबका कवरेज करता था ये एक मीडिया हाउस है, दिस अ मीडिया हाउस, ठीक है। मतलब यहाँ से जर्नलिज्म की रिपोर्टिंग वगैरह होती है। इस बिल्डिंग को पूरा फोड़ दिया है, ठीक है। ये जो अल जजीरा है ये अभी मैप पे नहीं दिखता है, ठीक है। ये पूरा ऐसा फोड़ दिया है इसको। और ये वो लेडी है जो गुजर गई है, ठीक है, दिस इज दैट लेडी हु हैज डाइड, ठीक है। सो दिस इज द होल स्टोरी। नाउ व्हाई वी शुड नॉट टेक साइड्स, व्हाट इज द आउटकम ऑफ ऑल दिस डिस्कशन, व्हाई वी शुड नॉट टेक साइड्स। देखो, आज अगर इंडिया इजराइल को सपोर्ट करेगा, ठीक है, अगर आज इंडिया इजराइल को सपोर्ट करेगा तो कल को हम लोग पीओके और अक्साई चीन को क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर इजराइल सही है तो पाकिस्तान और चाइना भी सही है, ठीक है। तो हम लोग जो है, जब भी इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग में जाएगा, वहां पे इंडिया जो है पीओके और अक्साई चीन के बारे में कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इसराइल ने वही किया है जो अक्साई चीन और पाकिस्तान ने किया, मतलब पाकिस्तान और अक्साई चीन ने किया। यहाँ पे भी तो चाइना की आर्मी ज्यादा हावी हो गई थी, तभी तो लैंड कैप्चर कर लिया उन्होंने। हरी बात समझ में, तो इसराइल ने भी तो वही किया। इनके साथ कोई लड़के जीत नहीं पाया, इसलिए वो जगह उनका है। अब दूसरे तरफ हम लोग पैलेस्टाइन को नहीं सपोर्ट कर सकते, ठीक है। पैलेस्टाइन को अगर सपोर्ट करेंगे तो इसराइल चिढ़ जाएगा इंडिया से, और इसराइल से ताकतवर तो हम भी नहीं है, हमारा भी वही हाल होगा। तो हम लोग पैलेस्टाइन को भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना पड़ेगा। अब हमें उस चीज़ की निंदा करनी पड़ेगी जो गलत हो रहा है, ठीक है। हाँ, नहीं, पैलेस्टाइन से अगर पैलेस्टाइन को सपोर्ट करेंगे तो कहाँ दुश्मनी हो जाएगी, इसराइल को करोगे तो हो जाएगी ना। हाँ, तो ठीक है ना, मुस्लिम कंट्री से मतलब अगर कुछ हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, हमसे पास कौन है, पाकिस्तान है, क्या करेगा, लेकर ली तेरे से दुश्मनी, क्या करेगा तू, उखाड़ ले जो उखाड़ना। तो थोड़ी डरते उनसे, ठीक है। लेकिन पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना, क्या होगा कि इसराइल से हमारी दुश्मनी हो जाएगी। और इसराइल जो है, इसराइल इंडिया का ऑल वेदर पार्टनर है। एक चीज और समझो, इसराइल से हमारे बहुत सारे डिफेंस सिस्टम आते हैं, ठीक है। जिस बॉम्ब से हमने बालाकोट स्ट्राइक किया था वो इसराइल का था, स्पाइस बॉम्ब, ठीक है। जिससे हमने बालाकोट का स्ट्राइक किया था ना, स्पाइस बॉम्ब, वो इसराइल का था। और इसराइल के बहुत सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं आज हमारे डिफेंस में, ठीक है। इसराइल से हमारा 5% का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। इसराइल हमें ये कोरोना से लड़ने के लिए कितने इक्विपमेंट्स दे रहा है, ठीक है। इसराइल ने कहा है कि जब भी कोई भी ऐसे अटैक्स होते हैं ना, ये पाकिस्तान वगैरह जो भी अटैक करता है, इसराइल बोलता है कि जब मेरे दोस्त को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगा। इनफैक्ट जब ये पाकिस्तान ने ये जो किया था ना, पुलवामा अटैक, तो इसराइल ने कहा था हम तुम्हें इंटेलिजेंस देते हैं, विल प्रोवाइड यू विद ऑल द इंटेलिजेंस। हमारे कंट्री से तुम्हें सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे, उनका सबका ठिकाना मिलेगा। वही ठिकाने पे हमने उनके ऊपर बालाकोट स्ट्राइक किया था। वी हैड फाउंड दैट इंफॉर्मेशन नॉट बाय आवर इंटेलिजेंस, बाय द इंटेलिजेंस ऑफ इसराइल, जो कि हमसे 10 गुना आगे। उनसे हमें एग्जैक्ट लोकेशंस मिले थे कि ये टेरर के वो कहाँ है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसराइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलेस्टाइन से दोस्ती से कुछ फायदा नहीं होगा, बट पैलेस्ट अगर इसराइल को सपोर्ट करने जाएंगे तो पीओके और अक्साई चीन का दिक्कत होगा। इसीलिए क्या है कि हाँ, अनऑफिशियली हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। रुक जाओ यार, 2 मिनट रुक जाओ, तुम बोलने दो मेरे को, ठीक है। तो ये जो अक्साई चीन और पीओके वाला है, इसके वजह से हम इसराइल को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते, और पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने से हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए इंडिया ने क्या तरीका यूज किया, यूएनएससी में कल ये बयान दिया कि सबसे पहले तो जो अभी टेंशन हो रहे हैं इसको डिसएक्सलेट करो,
दिस शुड नॉट लीड टू अ फुल फ्लेज वॉर, क्योंकि अगर अभी इसराइल कुछ करेगा तो ये जो सारे ओआईसी कंट्रीज है ये एक तरफ होकर फिर एक वर्ल्ड वॉर जैसा कंडीशन हो जाएगा, है ना? पाकिस्तान को ही बुला रहे हैं वॉर में, ठीक है? तो ऐसे ये सारे कंट्रीज अगर सब एक साथ हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसराइल के सपोर्टर्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना? फिर यहाँ से ब्रिटेन आएगा, फिर वहाँ से फ्रांस आएगा, सो इट विल लीड टू अ वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन, जो कि आज पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है यूएन उसमें इंटरफेयर करेगा, ठीक है? तो पॉसिबल नहीं है, बट क्या है कि चीज़ों को डिसएक्सेलेरेट करना ज़रूरी है। इस टाइम पे इज़राइल को भी अटैक नहीं करना चाहिए और पैलेस्टाइन को भी चुपचाप बैठना चाहिए, औकात जाननी चाहिए अपनी। मतलब ये भाषा यूज़ नहीं किया, बट कहने का मतलब यही था कि चुपचाप बैठ जा, तो कुछ नहीं कर सकता इज़राइल का, बैठना शांति से। और इज़राइल को बोला छोड़ दो यार, बच्चा है माफ़ कर दो, फालतू में क्यों मार रहे हो उनको? वही कितना बुरी तरह मार रहे हो, थोड़ा तो शर्म करो। उन्होंने क्या किया है कि रॉकेट तो फेंका है, तुम तो पूरा बिल्डिंग उड़ा रहे हो उनका, ठीक है? तो यही था इंडिया का डिप्लोमैटिक स्टैंस। पैलेस्टाइन को बोला चुप हो जा, चुपचाप से औकात समझ ले। इज़राइल को बोला कि माफ़ कर दे, शांत हो जाओ और सारे के सारे जो है हाँ, गलती हो गई बच्चे से माफ़ कर दे, ठीक है? और सारे के सारे जो है शांत हो जाओ। दिस वाज़ द स्टैंड टेकन बाय इंडिया, व्हिच इज़ एक्चुअली द राइट स्टैंस। अगर पूछा ये सवाल एसएसबी में, तो हम यही बोलेंगे कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू बी विद इज़राइल टोटली बिकॉज़ ऑफ पीओके एंड अक्साई चीन इश्यू, कैन नॉट बी विद पैलेस्टाइन बिकॉज़ इट हैज़ नथिंग फॉर इंडिया। उसको सपोर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। इज़राइल कैन सपोर्ट इंडिया बट इंडिया कांट, हाँ, तो ठीक है। पर इज़राइल के पास हम कम वेपन्स है तो भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो उनके वेपन्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, इंडिया इज़ न्यूट्रल ऑन दिस केस। शांति से ही मिल सकता है पैलेस्टाइन को लैंड, हाँ। अब वही है कि अगर वो शांत बैठ जाए ना, ये हमास, हिज़्बुल्लाह इनको अगर मान लेते हैं कि लेबनीज़ जो है ये लोग मान लेते हैं कि हम लोग चलो हमारे हिज़्बुल्लाह को हटा देंगे। वी विल ट्राई टू नलीफाई दैट, उसको पूरा हम लोग डिसॉल्व करवा देते हैं। यहाँ पे जो है गाज़ा पट्टी पे ये जो पैलेस्टाइन ने बना रखा है हमास, इसको बोलते हैं कि हम लोग एकदम शांत हो जाएँगे। तो फिर जो है इज़राइल भी, यूएस भी सब सोच सकते हैं कि भई हम लोग जो है यहाँ पे इनको दे देते हैं इनका हक। सीक्रेटली शायद हेल्प कर रहा होगा, पता नहीं। नो वन कैन सीक्रेटली डू एनीथिंग, ठीक है? आपको क्या लगता है? सीक्रेटली बस हमने घर वाले से छुपा कर कुछ काम कर दिया, बच गए? इंटरनेशनल नज़र हर किसी पे होती है। इंटरनेशनली कोई सीक्रेट नहीं रहता। इनफैक्ट तुमको भी लगता होगा तुम किसी को मैसेज कर रहे हो बहुत सीक्रेट है, कुछ नहीं है। सारे मैसेजेस रीड किए जा सकते हैं, ठीक है? घर में नहाते वक़्त भी ना सँभाल के नहाना। सीक्रेटली कुछ नहीं होता दुनिया में, ठीक है? चलो, आई होप द होल इश्यू इज़ क्लियर नाउ। कैन सऊदी अरेबिया प्रूव टू यू अ सरप्राइज़ एलिमेंट इन एनी वॉर? अरे ये मूवीज़ में होता है बेटा, ठीक है? ये जो सरप्राइज़ एलिमेंट है ना, ये मूवीज़ में होता है, ठीक है? यहाँ पे कहा ना, कुछ किसी से छुपा नहीं रहता। इंटेलिजेंस सब कुछ पहले से पता कर लेता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पैलेस्टाइन में भी इज़राइल के लोग रहते हैं। अरे तो इज़राइल के लोग क्यों नहीं रहेंगे? वो बोला ही है इज़राइल ने कि हमारी जगह है। इज़राइल हैव कैप्चर्ड इट, सो व्हाई विल दे नॉट स्टे ओवर देयर? इज़राइल वर्सेस यूएसए में कौन जीतेगा? अब इसका तो ये कभी होगा नहीं ना, दोनों दोस्त हैं, नहीं झगड़ेंगे कभी, ठीक है? यूएस और कौन पीटेगा, ठीक है? तो नो वन कैन से एनीथिंग।